कहानी की शुरुआत इचिनोसे से होती है, जिसने बचपन से ही बहुत कुछ सहा था। उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड हनाबी ने उसे तब से बुली किया था जब से उसे याद था। वो उसकी इंसल्ट्स को एक कैजुअल ऑब्जर्वेशन समझकर एक्सेप्ट कर लेता था। यहाँ तक कि स्ट्रेस की वजह से हॉस्पिटल पहुंचने पर भी हनाबी शांत नहीं हुई। वो उसके बेड के पास बैठी रही, उसे यूजलेस और एक फेलियर बॉयफ्रेंड बुलाती रही। फिर भी उसने ब्रेकअप करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि इचिनोसे बहुत नाइस है और वो एक अच्छे खासे डोरमैट यानी पायदान को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन बस तभी इचिनोसे का सब्र टूट गया। इचिनोसे ने बोल दिया कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हनाबी हैरान रह गई, उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। चीजें हमेशा से इतनी खराब नहीं थी, या शायद थी और इचिनोसे ही लेट समझ पाया। पास्ट में जब वो रेत यानी सैंड में खेल रहा था और अपने काम से काम रख रहा था, हनाबी वहां आई और पूछा कि क्या वो हाथी बना रहा है। उसने बस हाँ कहा और फिर हनाबी उसे घूरती रही। कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस घूरना। ये काफी अजीब था। सब सोचते थे कि वो बहुत अच्छी है, तो वो उसके साथ खेलती रही और इचिनो से सोचने लगा कि शायद वही अजीब है। उसने माफी भी मांगी, हालांकि उसे पता नहीं था क्यों। उसने उसकी पूरी जिंदगी का टोन सेट कर दिया। हनाबी उसे इंसल्ट करती और वो चुपचाप सुन लेता। वो उससे अपने नोट्स बनवाती थी। उसने ज़बरदस्ती उससे अपना बॉयफ्रेंड बनाया और अगर वो जल्दी टेक्स्ट बैक नहीं करता तो वो इनकंसिडरेट और हार्टलेस बन जाता था। फिर आए हाई स्कूल के साल, जिसे हनाबी का अत्याचारी एरा भी कहा जा सकता है। एक दिन उसने ऑर्डर दिया कि वो स्टेशन पर उससे और उसके दोस्तों से मिले। इचिनोसे का पेट पहले से ही खराब हो रहा था और उसने न जाने का सोचा, लेकिन उसे पता था अंजाम क्या होगा। तो बिना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाले आदमी की तरह उसने छतरी उठाई और चला गया। फिर उसका टेक्स्ट आया, 5 मिनट वहीं रहना। उसने बताया कि बारिश हो रही है, जो कि एक बड़ी गलती थी। उसने इचिनोसे को ऐसा गिल्ट ट्रिप दिया जैसे वो पर्सनली उसे निमोनिया देने की कोशिश कर रहा हो। और हाँ, उसने ये भी ऐड कर दिया कि कोई और तुम्हारी परवाह नहीं करता। तो वो चला गया, बारिश में भागते हुए किसी ट्रैजिक रोमांस ड्रामा के हीरो की तरह, बस उतना कूल नहीं लग रहा था। जब वो वहां पहुंचा किसी बड़ी इमरजेंसी की उम्मीद में, तो देखा कि वो अंदर अपने दोस्तों के साथ खाना खा रही है। उसने टेक्स्ट किया कि वो आ गया है, लेकिन हनाबी ने कहा कि उसने बहुत देर लगा दी, इसलिए अब उसे बाहर बारिश में वेट करना पड़ेगा। और उसने वेट किया पूरे 1 घंटे तक। पता चला कि वो वहां सिर्फ एक इडियट की तरह खड़ा नहीं था, बल्कि वो एक शर्त यानी बेट का हिस्सा था। हनाबी और उसके दोस्त शर्त लगा रहे थे कि वो इतनी देर वेट करेगा या नहीं। स्पॉइलर, उसने किया। जब वो आखिरकार बाहर आई तो वो हंसने लगी कि वो कितना भीगा हुआ है। उसके बालों को सीवीड यानी समुद्री घास से कंपेयर किया, जैसे कि ये सब एक मजाक था। फिर सबके सामने उसने कैजुअली डिक्लेयर किया कि इचिनो से वो सब करेगा जो वो कहेगी। पॉइंट प्रूफ करने के लिए वो उसके पास झुकी और पूछा कि क्या ये सच है। तब इचिनोसे का पेट दर्द बुरा से मैं शायद आज मर जाऊंगा लेवल पर पहुंच गया। उसे घर जाना था, दवा लेनी थी, न कि किसी फास्ट फूड प्लेस के सामने मरना था। उसे रियलाइज हुआ कि उसे बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था, शायद सालों पहले। हनाबी को ऑफकोर्स समझ नहीं आया जब उसने कहा कि अब सब खत्म। वापस हॉस्पिटल के सीन पर आते हैं। वो अभी भी शॉक में थी। वो उसके बेड पर चढ़ गई, ऐसे एक्ट करते हुए जैसे इचिनोसे को ब्रेकअप करने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें डंप करूंगी, ये ऐसे काम नहीं करता। वो फुल ड्रामेटिक मोड में चली गई, ये दावा करते हुए कि कोई और उस जैसे लूजर को डेट नहीं करेगा। और शायद वो सही थी, लेकिन जिंदगी में पहली बार इचिनोसे को सच में परवाह नहीं थी। चाहे वो हमेशा अकेला रह जाए, एक चीज पक्की थी, वो फाइनली आजाद था। शॉक्ड हनाबी को उसके हॉस्पिटल रूम से बाहर निकाल दिया गया जब इचिनोसे ने पूछा कि क्या वो अब खुश है कि उसका यूजलेस बॉयफ्रेंड चला गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। हनाबी ने दरवाजा पीटा, माफी की मांग की। एक नर्स आई और उसे शांत रहने को कहा क्योंकि ये हॉस्पिटल है। हनाबी ने माफी मांगी, ये कहते हुए कि उनका झगड़ा हुआ था और गलती उसकी थी कि उसने गुस्सा किया जब इचिनोसे बीमार था। वो कहती है कि वो जा रही है और सीन क्रिएट करने के लिए झुककर माफी मांगती है। जाते वक्त वो सोचती है कि अच्छे दिखने वाले सोशलाइट्स हमेशा जीतते हैं। वो इचिनोसे को टेक्स्ट करती है कि वो इरिटेट हो रही है और उसे माफी मांगनी चाहिए। वो फिर से उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, ये कहकर कि उसका कोई और दोस्त नहीं है। वो उसे मैसेजेस पढ़ने पर भी डांटती है, लेकिन इस बार वो उसे ब्लॉक कर देता है, ये रियलाइज करते हुए कि वो हमेशा खुद को विक्टिम बनाने के लिए बातें घुमाती है। अपने हॉस्पिटल बेड पर इचिनोसे याद करता है कि कैसे हनाबी बचपन में उसके लुक्स को लेकर बुली करती थी। वो पूछती थी कि क्या उसने कभी आईना देखा है, और कहती थी कि अगर उसका चेहरा इचिनोसे जैसा होता तो वो किसी को नहीं दिखाती क्योंकि लोग मजाक उड़ाते। उसने सजेस्ट किया था कि वो अपने बाल बढ़ा ले ताकि चेहरा ढक जाए।
इचिनोसे बेड पर लेटा हुआ सोचता है कि कैसे हनाबी के शब्दों ने उसका सेल्फ एस्टीम कुचल दिया था। उसकी वजह से वो कभी अपनी वर्थ नहीं समझ पाया, लेकिन अब वो डिसाइड करता है कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो अपने बाल कटवा लेगा। उस रात वो सो जाता है, फाइनली 13 साल बाद आज़ाद। हनाबी के साथ उसका टॉक्सिक रिलेशनशिप ऑफिशियली खत्म हो चुका है। जब वो स्कूल वापस आता है तो रिएक्शन इंस्टेंट होता है। लड़कियां पागल हो जाती हैं, कहती हैं कि वो अमेजिंग दिख रहा है। पहले तो कोई उसे पहचान ही नहीं पाता, उन्हें लगता है वो नया स्टूडेंट है। लड़कियां उसके सिल्की बालों और तीखी आंखों की तारीफ करती हैं और उसे अपना टाइप बताती हैं। इतनी अटेंशन से घबराकर इचिनोसे को समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे। तभी उसका दोस्त हरुता हंसता है और बताता है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे कहा कि वो अच्छा दिखता है। हरुता पॉइंट आउट करता है कि इचिनोसे के बाल पहले चेहरा ढकते थे, अब जब उसका चेहरा दिख रहा है वो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। वो उसे बताते हैं कि बिना बैंग्स के वो बहुत बेहतर दिखता है और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी क्लास में इतना हैंडसम चेहरा है। हरुता पूछता है कि उसने अभी अपना लुक चेंज करने का क्यों सोचा। इचिनोसे मजाक में कहता है कि बस थोड़ा बदलाव चाहिए था। हरुता उसे कॉम्प्लीमेंट करता है और इचिनोसे थैंक यू बोलता है, सच में खुश फील करते हुए। तभी वो देखता है कि 3 लड़कियां उसे देखकर रो रही हैं, जो उसे कंफ्यूज कर देता है। हरुता हंसता है और कहता है अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। इचिनोसे माफ़ी मांगता है कि उसने खुद को इतने वक्त तक सबसे काटकर क्लास का माहौल अजीब बना दिया था। वो कहता है कि वो लोगों से और बात करना चाहता है। क्लास ये सुनकर खुश होती है और सब एक्साइटेड होते हैं कि वो सीरियस लड़का एक्चुअली अट्रैक्टिव निकला। बाद में लंच के वक्त वो सब साथ बैठते हैं। हरुता मानता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इचिनोसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर सकता है। अगर उन्हें पता होता तो वो उसके साथ पहले ही हैंग आउट करते। इचिनोसे इतना अलग थलग रहने के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो अब उनसे बात करके खुश है। हरुता उसे काइंड कहता है और गुड लुकिंग भी। इचिनोसे बस मुस्कुराता है, कहता है कि उसकी पर्सनैलिटी और लुक्स कुछ खास नहीं है, लेकिन वो मुस्कुराहट लड़कियों को दीवाना बना देती है। हरुता हंसता है, उसके लुक्स को नेचुरल ट्रेजर कहता है और बोलता है ज्यादा मत मुस्कुराओ वरना केओस मच जाएगा। इचिनोसे को ये फनी लगता है और वो हंसता है, जिससे लड़कियां और भी इंप्रेस हो जाती हैं। अचानक हनाबी आ जाती है, बहुत गुस्से में। इचिनोसे समझ जाता है कि वो बहुत गुस्से में है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि ये इसलिए है क्योंकि वो उसे इग्नोर कर रहा है या ब्रेकअप की वजह से, ये अब उसकी प्रॉब्लम नहीं है। वो वहां से जाने की कोशिश करता है पर वो उसका रास्ता रोक लेती है। उसे याद आता है कैसे पास्ट में हनाबी घमंड से कहती थी कि वो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है, अगर लोगों को पता चला वो डेट कर रहे हैं तो स्कैंडल हो जाएगा। वो सोचती थी वो आउट ऑफ हर लीग है और नहीं चाहती कोई उसकी पसंद पर सवाल उठाए, इसलिए उसने प्रॉमिस लिया था किसी को न बताने का। हरुता इचिनोसे से पूछता है कि क्या वो उसे जानता है और वो बस कहता है मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा और वहां से चला जाता है। हनाबी वहां से गुस्से में चली जाती है, पूरी तरह रिजेक्ट होने पर चिढ़कर। इचिनोसे अपना मैथ का काम जल्दी खत्म कर लेता है और रियलाइज करता है कि उसके पास 15 मिनट बचे हैं। उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए हनाबी के साथ हुई मुठभेड़ पर जाता है। वो शायद अभी भी कहीं गुस्सा कर रही होगी, पर सच कहूं तो किसे परवाह, उसे तो नहीं। जैसे ही वो टाइम पास करने का सोचता है, वो देखता है कि एक लड़की चश्मा पहने पास में बैठकर किताब पढ़ रही है। हवा का एक झोंका उसकी किताब से कुछ उड़ा देता है और बिना सोचे वो उसे उठाकर उसे वापस दे देता है। वो थैंक यू बोलती है और वो कैजुअली कहता है कोई बात नहीं, लेकिन वो थोड़ी हैरान दिखती है और तब उसे रियलाइज होता है ये पहली बार है जब उन्होंने बात की है। हनाबी ने उसके दिमाग में भर दिया था कि कोई लड़की उसे कभी पसंद नहीं करेगी। वो कहती थी वो सिर्फ तरस खाकर उसे डेट कर रही है। उसकी वजह से इचिनोसे ने कभी लड़कियों से बात करना नहीं सीखा। उसे लगता था वो चीज़ें ऑकवर्ड कर देगा, इसलिए वो सालों तक बचता रहा। हनाबी ही इकलौती लड़की थी जिससे वो बात करता था, और वो बातें भी वन साइडेड लेक्चर जैसी होती थीं। अब वहां खड़े होकर इचिनोसे उस लड़की से मानता है कि उसने कभी दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की और माफ़ी मांगता है अगर उसने उसे अनकंफर्टेबल किया हो। उसकी हैरानी पर वो शर्माती है और उसे रीअश्योर करती है कि सब ठीक है। वो अपना नाम बताती है, युकिशिरो। उम्मीद करती है कि वो साथ में अच्छे रहेंगे। इचिनोसे पहले से जानता है वो कौन है, और जब वो ये बोलता है तो वो मुस्कुराती है, खुश होकर कि आखिर उन्होंने बात की। बाद में युकिशिरो उसे टीज करती है कि कैसे बाल कटवाने के बाद सब उसके पीछे पागल हैं। इचिनोसे कंधे उचाकता है, कहता है लोग जल्दी भूल जाएंगे, जैसे हर नई चीज़ के साथ होता है। युकिशिरो हंसती है और उसे फनी कहती है। उससे बात करना हनाबी से बात करने से बिल्कुल अलग है। युकिशिरो के साथ उसे ओवरथिंक करने की या गलत बोलने की चिंता नहीं करनी पड़ती। वो बस खुद रह सकता है, जो कि एक अच्छा बदलाव है। वो बताती है कि वो हमेशा उससे बात करना चाहती थी, क्योंकि उसने उसे स्कूल के बाद फूलों की देखभाल और पौधों को पानी देते हुए देखा था। उसे लगा था वो एक काइंड इंसान है। इचिनोसे बात टाल देता है,
कहता है वो बस हनाबी का वेट करते हुए टाइम पास कर रहा था। वो उतना काइंड नहीं है जितना वो सोचती है। युकिशिरो हंसती है और उसे अपनी किताब पकड़ाती है, मजाक करते हुए कि वो अब सुपर पॉपुलर होने वाला है। बाद में इचिनोसे आर्केड जाता है, क्लॉ मशीन पर किस्मत आजमाता है और बुरी तरह फेल होता है, तो बस कुछ खाना खरीद लेता है। वो जहां भी जाता है लड़कियां उसके आसपास होती हैं, जो अभी भी अजीब लगता है। वो खाने बैठता है और रियलाइज करता है कि ब्रेकअप के बाद अब उसे हनाबी की कंटिन्यूस मैसेजेस से डील नहीं करना पड़ता। रिप्लाई फास्ट ना करने पर कोई डांट नहीं। फिर भी जब फोन बजता है तो उसका दिल तेज धड़कता है। पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं, पर वो खुद को समझाता है कि वक्त के साथ ये डर चला जाएगा। वो उसे फिर कभी टेक्स्ट नहीं करेगी। घर जाते हुए ट्रेन में वो अपने दिन के बारे में सोचता है और रियलाइज करता है कि ये एक्चुअली मजेदार था। स्कूल, युकिशिरो के साथ बातें, क्लासमेट्स के साथ घूमना सब इंपॉर्टेंट लगा। वो लोगों से बचता था क्योंकि हनाबी ने उसके दिमाग में वो बातें भर दी थीं, लेकिन अब वो बदलने को तैयार है। सालों में पहली बार वो डिसाइड करता है कि वो जितने हो सके उतने दोस्त बनाना चाहता है। घर चलते हुए वो हनाबी को फोन पर देखता है। जैसे ही वो उसे देखती है फोन पीछे छुपा लेती है और ऐसे ग्रीट करती है जैसे कुछ नहीं बदला। वो शिकायत करने लगती है कि उसने कितनी देर लगा दी। फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है कि उसे पूरे 2 घंटे वेट करना पड़ा। वो उसे याद दिलाती है जैसे वो भूल गया हो कि उसने ही सिखाया था कि जब भी वो चाहे इचिनो से दूसरा रास्ता ले। अब वो डिमांड करती है जानना कि वो क्या सोच रहा था। इचिनो से कोई जवाब नहीं देता और बस उसके पास से निकलने की कोशिश करता है, पर वो उसका रास्ता रोक लेती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो आखिरकार उससे बात करता है, पर सिर्फ ये पूछने के लिए कि उसे क्या चाहिए। वो आवाज उठाती है, गुस्सा होती है कि उसने कितना वेट किया। इचिनोसे के लिए ये बस एक गिल्ट ट्रिप करने का एक और तरीका है जो वो हमेशा माफी मांगने के लिए करती थी। बिना वार्निंग के उसका फ्रस्ट्रेशन उसके क्लासमेट्स की तरफ मुड़ जाता है। वो उनके बारे में बुरा भला कहती है। समहाउ ये सब इससे जोड़ती है कि कैसे उसने यानी इचिनोसे ने उसे अबैंडन किया। वो ऐसे एक्ट करती है जैसे इचिनोसे को उसका रिएक्शन प्रेडिक्ट करना चाहिए था, जैसे उसके इमोशंस के लिए वही जिम्मेदार हो। परेशान होकर वो सवाल करता है कि क्या उसने सच में 2 घंटे वेस्ट किए सिर्फ ये सब कहने के लिए। उसकी बेपरवाही उसे और गुस्सा दिलाती है, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। वो आखिरी बार कहता है कि वो अब स्ट्रेंजर्स हैं और उसका ये नाटक सिर्फ इरिटेटिंग है। इचिनो से कंफर्म करता है कि वो सच में ब्रेकअप कर रहा है, जिससे हनाबी दिखने में अपसेट लगती है। वो वार्निंग देती है कि उसके बिना उसकी लाइफ अच्छी नहीं होगी, पर वो डगमगाता नहीं। वो उसे बताता है कि जब वो साथ थे तब वो मिजरेबल हालत में था। फ्रस्ट्रेटेड हनाबी उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे बेवकूफ़ कहती है कि बस एक दिन मजे करने से वो हवा में उड़ रहा है। वो दावा करती है कि ये उसका सबसे बुरा साइड है। वो दावा करती है कि जो लोग उसके लुक्स की वजह से आए हैं वो बेकार हैं और वो देखने के लिए बहुत अंधा है। फिर वो डिमांड करती है जानना कि वो उसके बिना कैसे जिएगा। याद दिलाती है कि कोई और नहीं है जिससे वो ऐसे बात कर सके, लेकिन इचिनो से असहमत होता है। जिन क्लासमेट्स के साथ उसने पूरा दिन बिताया वो वैसे बिल्कुल नहीं थे जैसा हनाबी ने बताया था। अब उसके पास ये पावर नहीं है कि वो डिसाइड करे कि इचिनो से किसके साथ वक्त बिताएगा, क्योंकि उनके बीच सब खत्म हो चुका है। हनाबी चिढ़कर कहती है कि इचिनो से खुद कुछ करने के काबिल नहीं है और उसे हमेशा गाइड करने के लिए कोई चाहिए। वो डिमांड करती है कि वो माफ़ी मांगे। कहती है उसके कोल्ड एटीट्यूड ने उसे थोड़ा फ्रस्ट्रेट किया, पर उसे आदत है। वो ये भी दावा करती है कि उसे माफ़ करने के लिए बड़ा दिल चाहिए और उसे ठीक से सॉरी बोलने को कहती है। पर जितना वो बोलती है इचिनोसे का इरादा उतना पक्का हो जाता है। वो मना कर देता है, साफ करते हुए कि उसे उसकी लाइफ में ज़रूरत नहीं है। हनाबी शॉक्ड रह जाती है। वो गुस्सा होती है, इंसिस्ट करती है कि वो है जो ब्रेकअप करना चाहती है, पर इचिनोसे पॉइंट आउट करता है कि वो पहले ही खत्म हो चुके हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। वो चिल्लाती है कि वो इसे अप्रूव नहीं करती, पर इचिनोसे इस बहस से थक गया है। वो उसे याद दिलाता है कि वही हमेशा ब्रेकअप की बात करती थी। अब जब फाइनली ये हो रहा है तो वो तंग आ गया है। वो उसे साइड में धक्का देता है और जाने को कहता है। हनाबी गुस्से में एक तरफ जाती है और इचिनोसे दूसरी तरफ। वो राहत की सांस लेता है ये सोचकर कि फाइनली उसने एक्सेप्ट कर लिया कि सब खत्म हो गया। पार्क में उनकी आखिरी बात के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और इचिनोसे शांति एंजॉय करता है। उसकी लाइफ काम रही है, हालांकि वो अभी भी कभी कभी स्कूल के बाद हनाबी को देखता है। जब वो उसे इग्नोर करता है तब भी वो उनके सामने आ जाती है। पहले तो उसे लगता है कि अच्छा है वो उससे बात नहीं कर रही, फिर उसे याद आता है वो सारा वक्त जब उसने रैंडम रीजन से उसे अपने घर के सामने वेट करवाया था। बाल ठीक करना, अपना पसंदीदा टीवी शो देखना, कुछ भी करके उसे वहां खड़ा रखना। अब वो स्टेशन पर जल्दी पहुंचता है और अचानक रियलाइज करता है कि वो शायद जानबूझकर उसे वेट करवाती थी।
तभी वो उसे एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट के साथ देखता है जो ट्रैक टीम का स्टार है। जिस तरह वो इंटरैक्ट कर रहे हैं लगता है वो डेट कर रहे हैं। लड़का मजाक में हनाबी से पूछता है कि वो उसे कितना प्यार करती है, एक स्वीट आवाज में। वो जवाब देती है कि वो उसे ज्यादा प्यार करती है। टीज करती है कि वो ऐसा साउंड कर रहा है जैसे किसी से कंपेयर कर रहा हो। हनाबी फिर जोक करती है कि वो उस पर जादू कर देगी ताकि वो सिर्फ उसके बारे में सोचे। वो उसे क्यूट बुलाता है और प्रॉमिस करता है कि जिंदगी भर किसी और लड़की को नहीं देखेगा। दूर से देखते हुए इचिनो से सोचता है कि लड़के को दूसरे लोगों को देखना चाहिए। वो डिसाइड करता है कि कल वो जल्दी ट्रेन लेगा ताकि उनसे न टकराए। 2 दिन बाद अपने प्लान के बावजूद वो फिर भी उन्हें ट्रेन में देख ही लेता है। वो सोचता है कि वो कल वहां क्यों नहीं थे जब उसने उन्हें अवॉइड करने की कोशिश की थी। ये अब एक कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक होने के लिए काफी इंटेंशनल यानी जानबूझकर किया हुआ लगने लगा है। उसे शक होने लगता है कि हनाबी चाहती है कि वो उसे उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देखे, जैसे कि वो कोई पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रही हो। इचिनो से इसे टाल देता है, ना परवाह करने का नाटक करते हुए, जो हनाबी को और भी ज्यादा चिढ़ा देता है। बाद में वो उस पर चिल्लाती है कि उसने कुछ क्यों नहीं बोला। वो चाहती थी कि वो कुछ बोले, लेकिन इस पर वो कहता था कि वो क्या बोल रही है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर बंदा पूरा चैट पल चुका है और हनाबी गुस्सा हो रही है। अगले दिन वो हमेशा की तरह अपने क्लासमेट्स को ग्रीट करता है, लेकिन किसी वजह से वो थका हुआ फील करता है, शायद उस वजह से जो उसने कल देखा था। वो खुद को याद दिलाता है कि इसे भूल कर ठीक से जाग जाए। पहला पीरियड पीई का है और इचिनो से इसके लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है। जिम टीचर अनाउंस करता है कि वो आने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए रिले रेस का ऑर्डर डिसाइड करेंगे। लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं, ये जानते हुए कि सबसे तेज दौड़ने वाला एंकर बनेगा और सेकंड फास्टेस्ट वाला दूसरी जगह लेगा। जाहिर है, इन पोजीशंस में होने से आप लड़कियों के बीच पॉपुलर हो जाते हैं, इसलिए हर कोई अचानक बहुत मोटिवेटेड हो जाता है। सबको इतना जोश में देखकर इचिनो से रियलाइज करता है कि वो कितने कंपेटिटिव हैं। उसने कभी अपनी खुद की स्पीड टेस्ट नहीं की, क्योंकि हर साल वो बस एवरेज परफॉर्मेंस का एम रखता था। उसे पता भी नहीं है कि वो असल में कितना तेज है। एक लौती बार जब उसने सीरियस होकर दौड़ने की कोशिश की थी, वो किंडरगार्टन में थी, जब उसने रेस में फर्स्ट प्लेस जीता था और उसे प्राइज के तौर पर स्टिकर मिला था। लेकिन वो पल ज्यादा देर नहीं टिका। हनाबी ने तुरंत उस पर से स्टिकर फाड़ दिया, ये कहते हुए कि उसे पसंद नहीं आया कि दौड़ते वक्त वो कैसा लग रहा था। जाहिर है, वो बहुत तेज था, किसी रेस हॉर्स की तरह, और ये कूल नहीं था। तब से इचिनोसे ने जानबूझकर खुद को धीमा करने की आदत बना ली थी। हर साल जब भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल आता था, हनाबी उसे याद दिलाती थी कि आराम से करे, क्योंकि उसे सेंटर ऑफ अटेंशन ना होना पसंद नहीं था। उसे यकीन था कि अगर उसने कभी उससे स्पॉटलाइट चुराई तो वो उससे नफरत करेगी। लेकिन अब इचिनोसे को इस बात की कोई परवाह नहीं है। वो खुद को बैकग्राउंड में छुपाने से थक चुका है। वो बस बाकी सब की तरह नॉर्मल रहना चाहता है। तो इस बार वो डिसीजन लेता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। जब उसके ग्रुप की बारी आती है, वो सब स्टार्टिंग पोजीशन पर लाइन में लग जाते हैं। जैसे ही रेस शुरू होती है, इचिनोसे पूरी स्पीड में दौड़ना शुरू करता है। और वाओ, ये तो बहुत ही आसान है। उसे अपने आसपास चेक नहीं करना पड़ता, अपनी पेस एडजस्ट नहीं करनी पड़ती या कुछ खास नहीं करना पड़ता। वो बस दौड़ता है। जब तक वो फिनिश लाइन क्रॉस करता है, वो पीछे मुड़कर देखता है कि बाकी सब कैसा कर रहे हैं, और ओह, बाकी तीनों उससे काफी पीछे हैं। पूरी क्लास शॉक में है, यहाँ तक कि जिम टीचर भी ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। इचिनोसे तेज है, रिकॉर्ड तोड़ने वाला तेज। पता चला कि उसकी स्पीड डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड तोड़ने के लिए काफ़ी है, और यहाँ तक कि वो खुद भी ये रियलाइज़ करके शॉक्ड है कि वो असल में कितना तेज़ है। उसके क्लासमेट्स हद से ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तुरंत कहने लगते हैं कि उसके टीम में होते हुए रिले रेस में जीत लगभग पक्की है। अगर इचिनोसे, वो लड़का जो कैजुअली रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है, एंकर बनकर दौड़ता है, तो उनकी क्लास अनस्टॉपेबल होगी। और सच कहें तो दाव काफ़ी बड़े हैं। जीतने वाली क्लास को कैफेटेरिया से फ्री डिजर्ट कूपन्स मिलेंगे, जो कि भूखे स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली एक गोल्डन टिकट है। हर कोई उस स्वीट विक्ट्री को टेस्ट करने के लिए तैयार है, लिटरली। लेकिन इचिनोसे अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा। वो इसे मामूली बताने की कोशिश करता है। शायद उसकी दौड़ बस एक तुक्का थी, वो स्पोर्ट्स क्लब में भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उसने इसके लिए ट्रेनिंग ली है। वो माफ़ी मांगता है, कहता है कि वो शायद एंकर के लिए बेस्ट चॉइस नहीं है, जो तुरंत उसके क्लासमेट्स को पैनिक मोड में भेज देता है। उनमें से कुछ एक्चुअली उसके पैर पकड़ लेते हैं, जैसे वो किसी स्पेसशिप में चढ़ने वाला हो और कभी वापस नहीं आएगा। उसे इतना डेस्परेट देखकर इचिनोसे सोचता है कि अब मना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो एंकर बनने के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त, डिस्क्लेमर, वो जीत की गारंटी नहीं दे सकता। अगर वो इससे ठीक हैं तो वो अपना बेस्ट देगा। क्लास खुशी से झूम उठती है। वो इस बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और पहली बार इचिनोसे इम्पॉर्टेंट फील करता है। लोग सच में उसे अपनी टीम में चाहते हैं। वो फीलिंग काफ़ी अच्छी है।
वो मजाक भी करते हैं कि वो इतना अच्छा लड़का है कि वो सब उस पर फिदा हो रहे हैं। तो लड़कियां अब इचिनोसे के लिए पूरी तरह ऑब्सेस्ड हैं। फास्ट रनर, चेक। अच्छा लड़का, चेक। गुड लुकिंग, डबल चेक। ऐसा लगता है जैसे वो बस अभी किसी स्पोर्ट्स एनिमे से बाहर निकला हो और वो सब उस पर मर मिटती हैं, जो कि हिलेरियस है क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो बेसिकली एक लोनर था। अब वो लोगों से घिरा हुआ है और इचिनोसे ये नोटिस किए बिना नहीं रह सकता कि उसकी लाइफ कितनी बेहतर हो गई है हनाबी से ब्रेकअप करने के बाद से। बाद में युकिशिरो उसे कोहनी मारती है, पॉइंट आउट करते हुए कि कैसे वो बेसिकली फिर से सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया है। वो ये भी पूछती है कि क्या उसने कभी एथलीट बनने का सोचा है। इचिनोसे बस कंधे उचकता है, कहता है कि उसने कभी जिम क्लास के बाहर अपनी स्पीड का कोई मतलब नहीं देखा। वो उसे कहता है चिंता ना करे, सब जल्दी ही उससे बोर हो जाएंगे। युकिशिरो हैरान होती है कि वो इस बारे में कितना चिल है। वो इंसिस्ट करती है कि वो प्रैक्टिकली स्कूल का हीरो है अभी, और उससे रनिंग टिप्स भी मांगती है। इचिनोसे को कोई आइडिया नहीं है कि किसी को नेचुरली फास्ट होना कैसे सिखाएं, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाए, हसेगावा कहीं से आ टपकता है और उसके वक्त का 1 मिनट मांगता है। इचिनोसे हसेगावा को पहचानता है। ये वही लड़का है जिसने पहले सेकंड फास्टेस्ट रिकॉर्ड सेट किया था, सिर्फ इचिनोसे द्वारा उसे कैजुअली तोड़ने के लिए। हसेगावा सीधा पॉइंट पर आता है, पूछता है कि क्या वो रिले रेस में पूरी ताकत लगाने का प्लान बना रहा है। इचिनोसे हैरान रह जाता है। वो इस कंपटीशन के लिए मरने का प्लान नहीं बना रहा था, पर हसेगावा बिल्कुल सीरियस है। वो मानता है कि वो महीनों से ट्रेनिंग कर रहा था एंकर बनने के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि इचिनोसे आकर वो जगह ले ले। हसेगावा कहता है उसे चाहिए कि इचिनोसे इस रेस को सीरियसली ले, क्योंकि क्लास बी का एंकर किरीगाया है। ड्रामेटिक म्यूजिक शुरू होता है। इचिनोसे तुरंत कड़ियां जोड़ लेता है। किरीगाया, ट्रैक क्लब का स्टार एथलीट, वही लड़का जिसे उसने ट्रेन स्टेशन पर हनाबी के साथ देखा था। हसेगावा पूछता है कि किरीगाया इतना डिटर्मिन्ड क्यों है उसे हराने के लिए। हसेगावा मानता है कि किरीगाया ने एक बार उसकी गर्लफ्रेंड चुरा ली थी। इचिनोसे दंग रह जाता है। हसेगावा साफ करता है कि वो खुद को ब्लेम करता है, लेकिन जो बात उसे गुस्सा दिलाती है वो ये है कि कैसे किरीगाया ने बस उसकी एक्स को एक फर्स्ट ईयर लड़की के लिए छोड़ दिया, जैसे उसकी कोई अहमियत ही ना हो। हसेगावा किरीगाया से टकराया था उस दिन पहले, और किरीगाया ने घमंड में कहा था कि जैसे उसने हसेगावा को प्यार में हराया था, वैसे ही वो उसे इस रेस में भी हराएगा। हसेगावा बदले के लिए डेस्परेट है। अगर इचिनोसे इतना तेज है तो उसे सीरियसली लेना होगा। इचिनोसे फैसला करता है कि अगर ये इतना पर्सनल है तो शायद उसे ही एंकर होना चाहिए। हसेगावा राजी होते देख एक्साइटेड हो जाता है, पर बम फोड़ता है। किरीगाया के पास करंट डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड है। हसेगावा इंसिस्ट करता है कि इचिनोसे के पास उसे हराने का पोटेंशियल है। इचिनोसे मान जाता है ट्रेन करने के लिए, बस एक शर्त पर, युकिशिरो को दौड़ना सिखाओ। हसेगावा मान जाता है, डील पक्की। वो तीनों अब किरीगाया को हराने के मिशन पर हैं। अगली सुबह इचिनोसे हसेगावा और युकिशिरो से अपनी पहली ट्रेनिंग सेशन के लिए मिलता है। ये पहली बार है जब वो सच में क्लासमेट्स के साथ ऐसे घूमा है। आमतौर पर हनाबी उसकी हर हरकत पर नजर रखती थी, पर अब वो आज़ाद है। जैसे ही वो वार्म अप करते हैं, हनाबी दूर से देखती है। जैसे ही ग्रुप शुरू करने के लिए तैयार होता है, हसेगावा जोश में आकर डिक्लेयर करता है कि वो क्लास बी को हरा देंगे और किरीगाया को उसकी जगह दिखा देंगे। वो युकिशिरो को जीतने में मदद करने का फैसला करते हैं, क्योंकि किरीगाया, जो अभी हनाबी का बॉयफ्रेंड है, उसने हसेगावा की गर्लफ्रेंड चुरा ली थी। हसेगावा, जो साफ तौर पर अभी भी चिढ़ा हुआ यानी सॉल्टी है, उन्हें वॉर्न करता है कि अगर उन्हें चोट लगी तो बुरा होगा, इसलिए वो सबको ठीक से वार्म अप करने को कहता है। वार्म अप के दौरान इचिनोसे फिसल कर गिर जाता है। युकिशिरो पूछती है कि क्या वो उस पर हंसा, और वो कहता है कि वो क्यूट लग रही थी, जो उसे ब्लश करवा देता है। फिर वो पूछती है कि क्या वो एक नेचुरल फ्लर्ट है, जो उसे पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है। इसी बीच हसेगावा ड्रामेटिकली रोने लगता है, पूछते हुए कि उनकी हिम्मत कैसे हुई फ्लर्ट करने की, उस शख्स की लव लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इचिनोसे मदद करने की कोशिश करते हुए हसेगावा को खींचकर दूर ले जाता है, जबकि युकिशिरो स्टॉपवॉच के साथ अपनी दौड़ को टाइम करती है। खत्म करने के बाद वो पूरी तरह से सांस फूल रही होती है। इचिनोसे उसे स्ट्रगल करते हुए देखकर सोचता है कि उसकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है और उसके रनिंग टाइम्स काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। फिर भी उसे बड़े रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने बस अभी ट्रेनिंग शुरू की है। तभी युकिशिरो भागते हुए वापस आती है, जोर से हाँफ रही होती है, और इचिनोसे एक बार फिर सोचता है कि वो अडोरेबल लग रही है। वो उसे टीज करती है, उसे टोटल चामर कहती है, पर उसे अभी भी समझ नहीं आता। हसेगावा इसी बीच उनकी फ्लर्टिंग को लेकर ड्रामेटिकली रोता रहता है। इचिनोसे यूज शांत करता है और उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है, हर सुबह और रात को। आखिरकार उनकी ट्रेन राइड के दौरान हनाबी आ जाती है, और किसी के साथ नहीं बल्कि किरीगाया के साथ। इचिनोसे सोचता है कि 1 घंटा जल्दी उठना उसके लिए बड़ी बात होगी, ये देखते हुए कि वो छोटी छोटी बातों पर अपने बाल फिर से बनाती थी, पर अब उसके बाल बिखरे हुए हैं।
हनाबी अचानक किरिगाया से दूर हटती है और गुस्से में इचिनोसे की तरफ बढ़ती है, उस पर चिल्लाते हुए कि उसने पिछली बार उसे अवॉइड किया था। उसने उसे कहा था कि एक उस जैसे बेवकूफ़ इंसान का बनाया प्लान काम नहीं करेगा, पर अब उसे रियलाइज़ होता है कि वो गलत थी। वो अब हर रोज़ उसके सामने रहेगी। इचिनोसे उसे कहता है कि उसे इतनी जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम इतना जल्दी नहीं कि उसका बैड हेयर डे हो। वो पैनिक करती है, अपने बाल पकड़ती है और घूमकर उस आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखती है जो किरिगाया पकड़े हुए है। इचिनोसे रियलाइज करता है कि उसने अब तक अपने बिखरे हुए बाल नोटिस ही नहीं किए थे। हनाबी जल्दी से खुद को संभालती है और जिक्र करती है कि उसने सुना है इचिनोसे बनने वाला है रेस का एंकर। इचिनोसे का रिएक्शन है, वेट क्या? अब वो उस पर चिल्लाती है कि चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली ले। एक पल बाद वो ड्रामेटिकली उसकी तरफ इशारा करती है और एक अल्टीमेटम डिक्लेयर करती है। क्योंकि उसने उसे इग्नोर किया और सीरियसली दौड़ता रहा बावजूद उसके मना करने के, वो उसे इसके लिए ह्यूमिलिएट करेगी। वो शेखी मारती है कि किरिगाया क्लास बी का एंकर है और कि वो अपना बेस्ट देगा। फिर वो आगे झुकती है और इचिनोसे को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि उसकी धूल फांकने के लिए तैयार हो जाए। एक कॉन्फिडेंट स्माइल देते हुए वो कहती है गुड बाय, ये बताते हुए कि वो जो चाहे कर सकता है लड़ने की कोशिश करने के लिए। वो दोनों चले जाते हैं, प्रैक्टिकली दुश्मनी की चिंगारी छोड़ते हुए। इचिनोसे राहत की सांस लेता है और उसकी टीम ट्रेनिंग जारी रखती है। सुबह, स्कूल के बाद और यहाँ तक कि अपनी छुट्टी के दिन भी वो जितना हो सके उतना ट्रेन करते हैं। प्रैक्टिस के एक लंबे दिन के बाद हसेगावा आखिरकार बस करता है, कॉल्स इट अ डे, सबकी मेहनत की तारीफ करते हुए। युकिशिरो थकी हुई जमीन पर गिर जाती है, पूरी तरह से ढेर। वो तीनों साथ बैठते हैं ये रियलाइज करते हुए कि कल बड़ा दिन है। हसेगावा उन्हें तसल्ली देता है, कहता है कि उनके टाइम्स इतने इम्प्रूव हो गए हैं और उसे यकीन है कि वो अच्छा करेंगे। फेस्टिवल में भले ही रेस एक डायरेक्ट मुकाबला ना हो, हसेगावा फिर भी इंसिस्ट करता है कि वो किरिगाया को क्रश कर देंगे। इचिनोसे ने पहले दिन से टैलेंट दिखाया है, पूरे 2 हफ्तों तक नॉन स्टॉप ट्रेनिंग की है। वो शुक्रिया अदा करता है हसेगावा का उन अच्छे शब्दों के लिए और कहता है कि काश उनके पास ट्रेन करने के लिए और वक्त होता। हसेगावा, जो अभी भी इमोशनल है, उसे कहता है कि भले ही वो इतनी इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा है, वो यकीन नहीं कर सकता कि वो कितना पॉजिटिव रहता है। हसेगावा अचानक रोने लगता है, क्लासिक हसेगावा मोमेंट, और दोनों का शुक्रिया अदा करता है। कहता है कि वो सच दिल से कह रहा है। वो मानता है कि वो किरिगाया की वजह से सो नहीं पाता था। उसका एक्स बॉयफ्रेंड अभी भी उसके ख्यालों में मंडराता था, लेकिन जब से उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, अपना रनिंग टाइम इंप्रूव करना, जिसने सरप्राइजिंगली उसे फाइनली कुछ असली नींद लेने में मदद की है। वो उनका फिर शुक्रिया अदा करता है। युकिशिरो सेंटिमेंटल मूड पकड़ते हुए कहती है कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से वो रनिंग में काफ़ी इंप्रूव हो गई है। वो मुस्कुराती है और अपना ग्रैटिट्यूड जाहिर करती है, कहती है कि वो उस वक्त की कद्र करती है जो उन्होंने एक असली टीममेट्स की तरह साथ बिताया। एक पल के लिए वो तीनों बस एक कंफर्टेबल खामोशी में बैठते हैं। फिर इचिनोसे मानता है कि उनके साथ वक्त बिताना उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजेदार रहा है। हसेगावा हालांकि साफ कर देता है कि किरिगाया के लिए उसकी नफरत अभी भी जिंदा है। युकिशिरो रिमार्क करती है कि शुरू में उसे लगा था कि उसे गलतफहमी हुई है, पर किरिगाया बदल गया है। वो फ्रेशर दिखता है, ऑलमोस्ट इचिनोसे की तरह, जिसने उसे हैरान कर दिया। वो जल्दी से साफ करती है कि ये सिर्फ बाल हैं, बाकी सब कुछ बिल्कुल अलग है। हसेगावा फिर बताता है कि किरिगाया ने अपने बाल तब कटवाए जब उसने किसी नए को डेट करना शुरू किया, और उसकी एक्स ने एक्चुअली उसे डंप कर दिया क्योंकि उसे उसके बाल पसंद थे। किरिगाया ने शायद अपने बाल सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए काटे होंगे। खुद को इडियट महसूस करते हुए हसेगावा इचिनोसे से कहता है कि वो जितना चाहे हंसे, पर वो बस जवाब देता है कि किसी को उस शख्स का मजाक उड़ाने का हक नहीं है जिसने अपने पूरे दिल से प्यार किया हो। ये सुनकर हसेगावा टूट जाता है। इचिनोसे को एक अच्छा इंसान कहता है। ये वो पहले दोस्त थे जो हमारे एमसी ने बनाए। बाद में युकिशिरो इचिनोसे की तारीफ करती है, और जब वो पूछता है क्यों, तो वो उन सारे मोमेंट्स की लिस्ट गिनाती है जो उसकी काइंडनेस दिखाते हैं। एक ब्राइट स्माइल के साथ करीब आते हुए वो उसके इस साइड को वंडरफुल यानी अद्भुत कहती है। वो खुशी से करीब आती है, डिक्लेयर करते हुए कि उसे उसका वो साइड अमेजिंग लगता है। अचानक हुई नज़दीकी उन दोनों को ब्लश करवा देती है। माफ़ी मांगते हुए वो रिपीट करती है कि उसे जानने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कितना वंडरफुल है, और इस ख्याल ने उसे खुश कर दिया। वो दोनों लाल हो जाते हैं जब वो अपनी शर्मिंदगी मानता है, और युकिशिरो जो सेम फील कर रही है इंसिस्ट करती है कि वो बस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती थी। फिर से हड़बड़ाकर वो जल्दी से कॉन्वर्सेशन खत्म करते हैं, अग्री करते हुए कि उन्हें कल अपना सब कुछ देना होगा। वो गुड बाय वेव करती है, अपने रास्ते निकल जाती है, और युकिशिरो भी वही करता है। बाद में उस रात बेड पर लेटे हुए इचिनोसे याद करता है कि युकिशिरो और हसेगावा ने उसे पहले क्या कहा था और उसने उनके साथ कितना वक्त बिताया।
उसे रियलाइज होता है कि वो उनका जितना शुक्रिया अदा करे कम है। फिर पहली बार वो कुछ बिल्कुल नया एक्सपीरियंस करता है। वो सो नहीं पा रहा क्योंकि उसका दिमाग दौड़ रहा है, पर रनिंग के बारे में नहीं। वो बेड पर उठकर बैठ जाता है सोचते हुए। सुबह पूरी टीम पम्प्ड है, हर कोई जीतने के लिए डिटर्मिन्ड है। आखिरकार स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन आ ही जाता है। इचिनोज़े अपने दोस्तों के शब्दों को याद करता है जो उन्होंने पहले कहे थे और साथ ही उस वक्त को भी जो उन्होंने साथ बिताया था। वो एक बार फिर से ग्रेटफुल महसूस करता है। फेस्टिवल की शुरुआत होती है एक टग ऑफ वॉर कंपटीशन के साथ, जिसमें हुई चार्ज लीड कर रहा है। जिसके बाद एक टायर कैरिंग रेस होती है, फिर एक बॉल थ्रोइंग इवेंट जिसे रियो लीड कर रहा है। भीड़ जोर से चीयर करती है, कंपेटिटर्स की हाइप बढ़ाते हुए। इचिनोज़े जानता है कि उसका इवेंट जंप रोप कंपटीशन जल्द ही आने वाला है, इसलिए वो वहां जाता है। तभी वो हनाबी को फुल चीयर लीडर यूनिफॉर्म में देखता है। किरीगाया उसे उसके निकनेम से बुलाता है। एकदम शुगरी आवाज में कहता है कि वो चीयर लीडिंग परफॉर्मेंसेस का वेट नहीं कर सकता। वो उसे कॉम्प्लीमेंट भी करता है, कहता है कि वो बिल्कुल अडोरेबल लग रही है। उसे अचानक लगता है कि वो कुछ भी जीत सकता है। उसका टीममेट एनर्जी फील करके अग्री करता है। हनाबी अपनी क्यूटनेस दिखाते हुए उससे पूछती है कि वो उसके लिए फर्स्ट प्लेस जीते। किरीगाया कॉन्फिडेंटली बीच में आकर डिक्लेयर करता है कि बिल्कुल वो जीतेगा, हारने का तो सवाल ही नहीं है। हनाबी स्माइल करती है और उनके लिए चीयर करती है, कहती है कि उसे उम्मीद है वो रिले रेस में नहीं हारेंगे। और अब मेन इवेंट शुरू होने वाला है। अनाउंसर पहले रनर्स को अपनी पोजीशंस लेने के लिए बुलाता है। हसुई होकी डिटर्मिन्ड होकर आगे बढ़ता है और टीम को बताता है कि वो फर्स्ट स्टेज में जितना तेज हो सके उतना तेज स्प्रिंट करेगा, उन्हें बटॉन पास करने से पहले। युकीशिरो हसुई और इचिनोसे को लास्ट मिनट इंकरेजमेंट देती है, उन्हें अपना सब कुछ देने को कहती है। रेस शुरू होती है। हसुई ऐसे दौड़ता है जैसे उसकी जिंदगी इसी पर डिपेंड करती हो। युकीशिरो जोर से चीयर करती है जब हर रनर अपना बेस्ट एफर्ट देता है, बटॉन को आगे पास करते हुए। फिर जैसे ही उसकी बारी आने वाली होती है वो पैनिक करने लगती है। इचिनोसे जल्दी से उसे शांत रहने को कहता है और बस वही करने को कहता है जो उन्होंने प्रैक्टिस किया था। वो उसकी तरफ मुड़ती है और अचानक उससे 1 सेकंड के लिए उसका हाथ पकड़ने को कहती है। बिना हिचकिचाहट के वो हाथ आगे बढ़ाता है और वो उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। एक गहरी सांस लेकर वो मुस्कुराती है, कहती है कि अब उसे लगता है वो ये कर सकती है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है और पोजीशन में आ जाती है, शाइन करने के अपने मोमेंट के लिए तैयार होकर। वो बटॉन पकड़ने के लिए रेडी हो जाती है। जैसे ही बटॉन उसके हाथ में आता है वो दौड़ पड़ती है। हसुई उस पर चिल्लाता है कि ट्रेनिंग याद रखे। इचिनो से उसे चीयर करता है और वो खुद को लिमिट तक पुश करती है। जितना तेज हो सके दौड़ती है, एक स्टेडी पेस रखते हुए। बाकी रनर्स पीछे रहने लगते हैं। वो बटॉन अगले टीममेट को पास करती है और लड़खड़ाते हुए इचिनोजे की तरफ जाती है। अभी भी सांस फूली हुई है। इचिनोजे मुस्कुराता है और उससे कहता है तुमने कमाल कर दिया वहां, वो अमेजिंग था। युकीशिरो अभी भी अपनी सांस संभाल रही है, कहती है कि उसने उसे दूर से भी चीयर करते हुए सुना। वो सोचती है कि ये इनक्रेडिबल है कि वो सिर्फ उसे सपोर्ट करने के लिए इतनी जोर से चिल्ला रहा था। एक डिटर्मिन्ड मुस्कुराहट के साथ वो डिक्लेयर करती है कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसके लिए चीयर करेगी। इचिनोसे हसुई को देखता है जिसने रेस स्ट्रॉन्ग स्टार्ट की थी, अपने टीममेट्स को देखता है जिन्होंने बटॉन पास किया, और युकीशिरो को जिसने अपना सब कुछ दिया। उसे अचानक एंकर के रूप में अपनी पोजीशन का बोझ महसूस होता है। उसे उनके लिए एक ग्रेट रिजल्ट लाना होगा। जैसे ही इचिनोसे रेस देखता है वो नोटिस करता है कि क्लास बी ने एक मैसिव लीड ले ली है, जबकि उसकी अपनी क्लास सेकंड प्लेस पर टिकने के लिए स्ट्रगल कर रही है। उसके अपोनेंट्स कॉन्फिडेंट लग रहे थे और किरीगाया के टीममेट्स में से एक मजाक में ताना मारता है, सवाल करता है कि इचिनोसे जैसे किसी को एंकर क्यों चुना गया। वो हसुई का भी मजाक उड़ाता है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि उसकी परफॉर्मेंस ब्रेकअप के बाद से कैसे गिर गई है। इसी बीच किरीगाया की टीम सीमलेसली मूव करती है, बटॉन एफर्टलेसली पास करते हुए। वो एक स्मर्क के साथ निकलता है, रॉकेट की तरह एक्सेलरेट करते हुए। इचिनोसे फ्रस्ट्रेशन में देखता है जब उसकी टीम थर्ड प्लेस पर गिर जाती है। जब तक सेकंड प्लेस वाली टीम का एंकर दौड़ना शुरू करता है, किरीगाया पहले ही ट्रैक के आधे रास्ते पर है। आखिरकार इचिनोसे का टीममेट भागता हुआ आता है, उसे बटॉन पास करता है। उसका वक्त आ गया है। अपनी पूरी ताकत के साथ वो खुद को आगे ढकेलता है। अनगिनत घंटों की ट्रेनिंग, लगातार मेहनत, सब कुछ इसी पल के लिए था। हसुई की एडवाइस दिमाग में रखते हुए वो अपनी सांस कंट्रोल करता है और आगे बढ़ने पर फोकस करता है। कुछ ही सेकंड्स में वो सेकंड प्लेस वाले रनर को पीछे छोड़ देता है, गैप कम करते हुए। पर सिर्फ बराबरी करना काफी नहीं है, उसे जीतना है। आगे किरीगाया लीड में है, पर इचिनोसे तेजी से करीब आ रहा है। पेस में अचानक आए बदलाव से भीड़ में शॉक की लहर दौड़ जाती है। हवा में हैरानी की आवाजें गूंजती हैं और सबकी नजरें ट्रैक पर जम जाती हैं।
किरीगाया आखिरकार अटेंशन नोटिस करता है और मुड़ता है सिर्फ ये देखने के लिए कि इचिनोसे ठीक उसके पीछे है। घबराहट होने लगती है। इससे पहले कि किरीगाया रिएक्ट कर पाए, इचिनोसे उससे आगे निकल जाता है, आसानी से लीड लेते हुए। भीड़ खुशी से झूम उठती है और उसके टीममेट्स पूरे जोश में फिनिश लाइन की तरफ भागते हैं। इसी बीच किरीगाया पीछे रह जाता है, फ्रस्ट्रेशन से उबलता हुआ। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट से चकराया हुआ उसके पास मोमेंट प्रोसेस करने का वक्त ही नहीं है। केओस के बीच वो युकीशिरो को गर्व से चमकते हुए देखता है और हसुई को खुशी के आंसू पोंछते हुए। पहली बार वो सच में फील करता है, खुशी ऐसी दिखती है। हसुई अभी भी इमोशनल इचिनोसे के गले लग जाता है और बाकी टीम इकट्ठा हो जाती है अपनी जीत का जश्न मनाते हुए। कुछ दूरी पर हनाबी चुपचाप अपनी वाटर बॉटल से पानी पीती है, उसका एक्सप्रेशन पढ़ा नहीं जा सकता। जश्न जारी रहता है और जैसे जैसे चीयर्स तेज होते हैं, पूरी टीम अपने विजयी एंकर को हवा में उठा लेती है। एक बार फिर उसी वक्त एक लड़की कमेंट करती है कि कैसे दूसरी क्लास का रनर एक्चुअली ट्रैक क्लब का पार्ट था, फिर भी वो हार गया। वो ताना मारती है कि सिर्फ अच्छा दिखने वाला चेहरा होना काफी नहीं है और वो इसका हकदार था अपने घमंडी एटीट्यूड की वजह से। प्रोटैगनिस्ट सुनता है, नोट करता है कि वो कितनी अनॉयड साउंड कर रही है। ये काफी ऑब्वियस है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, पर उसे नहीं लगता कि वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को डिफेंड करने के लिए अपसेट है। वो हनाबी से बदला लेने के बजाय अपने दोस्त के लिए जीता। रेस के बाद उसका दोस्त कैजुअली मेंशन करता है कि वो सब बाद में कराओके के लिए मिल रहे हैं। हमारा लड़का मानता है कि ये क्लास गैदरिंग है और रियलाइज करता है कि वो पहले कभी ऐसी किसी गैदरिंग में नहीं गया है। अंदर ही अंदर वो उम्मीद करता है कि कोई कहे, हे तैयार होने के बाद मिलते हैं, पर इसके बजाय उसका दोस्त इंसिस्ट करता है कि पार्टी गेस्ट ऑफ ऑनर के बिना अधूरी होगी, यानी उसके बिना। जैसे ही वो जाने का सोचता है, उसे अचानक हनाबी दिखती है किसी और लड़के के साथ चलते हुए। इंस्टिंक्टिवली वो और युकीशिरो छुप जाते हैं, अभी उससे टकराना नहीं चाहते। रिले रेस में उसकी टीम को हराने के ठीक बाद बात करना बहुत ऑकवर्ड होगा। इसी बीच हनाबी और ट्रैक क्लब वाले लड़के के बीच बात होती है। वो शिकायत करता है कि आज वो अपना बेस्ट फील नहीं कर रहा था, कि उसका शरीर भारी लग रहा था और इसीलिए वो अपने पीक पर परफॉर्म नहीं कर पाया, पर उसे कॉन्फिडेंस है कि वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में शाइन करेगा। हनाबी उसके बहाने पर आईब्रो उठाती है, साफ तौर पर अनइम्प्रेस्ड। वो सवाल करती है कि नेक्स्ट टाइम से उसका क्या मतलब है और उसकी हिम्मत पर सच में शॉक्ड है। बिना हिचकिचाहट के वो उसे याद दिलाती है कि उनके बीच जो कुछ भी था, अगर कुछ था भी, तो वो खत्म हो चुका है। वो लड़का सच में कंफ्यूज दिखता है, जैसे ये उसके लिए नई खबर हो। उसे लगता है कि वो एक्चुअली डेट कर रहे थे। जब वो मजाक उड़ाती है तो वो बात लाता है कि कैसे वो हमेशा उसके साथ स्कूल चलकर जाना चाहती थी और उसका हाथ पकड़ती थी, जैसे कि ये उसका पॉइंट प्रूव करता हो। अपनी आंखें घुमाते हुए वो उसे तुरंत चुप करा देती है। वो उसे कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, शायद वो इतना मसल ब्रेन है कि ठीक से सोच नहीं सकता, और साफ कर देती है कि वो कभी उसका बॉयफ्रेंड था ही नहीं। फिर ऑलमोस्ट कैजुअली वो मेंशन करती है कि सिर्फ एक ही इंसान है जिसे उसने एक्चुअली डेट करने का सोचा था। क्यूरियस होकर वो पूछता है कि वो कौन है, पर वो उसे टाल देती है, कहती है कि ये उसका काम नहीं है। उनके बीच जो था उसे बचाने के लिए डेस्परेट होते हुए वो एक और मौके की भीख मांगता है, यहाँ तक कि मान लेता है कि उसने उसके लिए अपनी पिछली गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया था। वो यहाँ तक कि अपना हेयर स्टाइल बदलने तक गया ताकि उसकी पसंद से मैच करे। हनाबी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक्चुअली हंसती है, पॉइंट आउट करती है कि ये कितना टिपिकल है कि वो मानता है सब कुछ उसकी चॉइस थी, जबकि उसने कभी पूछा नहीं कि उसे क्या चाहिए। वो सिर्फ उसे यूजलेस नहीं कहती, बल्कि साफ करती है कि वो ओवरली ड्रामेटिक हो रहा है, इसे एक अननेसेसरी सीन बना रहा है। इस पॉइंट पर उसका सब्र खत्म हो चुका है। वो उसे पीछे हटने को कहती है, सीधा बोलती है कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है और नहीं चाहती कि वो आसपास रहे, पर वो उसे पूरी तरह काट देती है, उसे गायब होने को कहती है। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, उसे अचानक हमारा लड़का इचिनोसे युकीशिरो के साथ पास में छिपा हुआ दिखता है। उनकी नज़रें मिलती हैं और उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। बिना वक्त गवाए वो वहां आती है, डिमांड करती है जानना कि वो वहां क्या कर रहा है। वो मानती है कि वो ज़रूर उसकी बेइज्जती देखने आया होगा और इस ख्याल का मजाक उड़ाती है कि ये किसी चीज़ का अंत है। उसके दिमाग में जो कुछ अभी हुआ वो समहाउ अभी भी उस यूजलेस लड़के इचिनोसे की गलती है। वो प्रोटैगनिस्ट को घूरती है, कन्विंस होकर कि एक दिन वो उसे जाने देने के लिए पछताएगा, पर उसके गुस्से पर रिएक्ट करने के बजाय वो शांत रहता है, उसके ड्रामा में फंसने से इनकार करते हुए। हनाबी स्मग करती है, उसे वॉर्न करती है कि इतनी आसानी से हार मानने का मतलब बस ये है कि उसे अब उससे डील नहीं करना पड़ेगा, पर बेहतर होगा कि वो बदले के लिए तैयार रहे। इसके साथ वो मुड़ती है और चली जाती है। उसके जाने के बाद प्रोटैगनिस्ट युकीशिरो की तरफ मुड़ता है और माफ़ी मांगता है कि उसे इतनी अजीब कॉन्वर्सेशन देखनी पड़ी। वो इसे टाल देती है, कहती है कोई बड़ी बात नहीं है, फिर पूछती है कि क्या वो ठीक है।
हालांकि वो मानती है कि ये थोड़ा अनकंफर्टेबल था, पर वो अप्रिशिएट करती है कि उसने उसका हाल पूछा। बाद में उसी शाम इचिनोसे कैरियोके में अपने दोस्तों के साथ जुड़ता है। एनर्जी हाई है और हर कोई अभी भी दिन के इवेंट्स के बारे में बात कर रहा है। उनमें से एक बात निकलता है कि रेस कितनी अमेजिंग थी, सबकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए, खासकर प्रोटैगनिस्ट की। पूरा ग्रुप उसके लिए चीयर करता है, उसे दिन का MVP बुलाता है। कॉन्वर्सेशन जल्दी ही इस बात पर मुड़ जाती है कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी अनबिलीवेबल थी, कैसे उसने अपनी लिमिट्स को पुश किया और जीता। बस इस बारे में सोचना ही उनके दिल की धड़कन फिर से तेज कर देता है। बिना किसी शक के वो मानते हैं कि वो दिन का हाईलाइट था। हमेशा की तरह प्रोटैगनिस्ट हम्बल रहता है। वो इंसिस्ट करता है कि उसे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सच में पूरी क्लास की मेहनत थी जिसकी वजह से वो जीते। उसकी बातें सबको हैरान कर देती हैं और वो उसके एटीट्यूड से जेन्युइनली इम्प्रेस्ड होते हैं। एक क्लोज फ्रेंड पॉइंट आउट करता है कि ज़्यादातर क्लास कैरियोके गैदरिंग में आई है, जो हमेशा नहीं होता। प्रोटैगनिस्ट, जो अभी भी कुछ लोगों को जान रहा है, नोटिस करता है कि क्लास रैप्स ऐसे टाइप के लगते हैं जो मेक श्योर करते हैं कि कोई अकेला फील ना करे। एक पॉइंट पर वो यूकीशिरो से उस ब्यूटीफुल सॉन्ग के बारे में बात करता है जो बज रहा है। वो अग्री करता है कि लिरिक्स सच में दिल छू लेने वाले हैं। तभी हासुई एंथुजियास्टिकली गाना शुरू करता है, प्रोटैगनिस्ट को गाना डेडिकेट करते हुए उनकी दोस्ती की निशानी के तौर पर। हासुई खुलने के लिए एक पल लेता है, मानता है कि सबको पहले से पता है कि उसकी एक्स उसे किसी और के लिए छोड़ गई, पर टूटने के बजाय वो प्रोटैगनिस्ट को उस शख्स के रूप में देखता है जिसने उस नाकाबिल चोर से बदला लेने में मदद की। वो उसके लिए शुक्रगुजार है। बाकी लड़के हैरान रह जाते हैं ये रियलाइज़ करते हुए कि प्रोटैगनिस्ट ने न सिर्फ रेस जीती, बल्कि उसने एक दोस्त को मुश्किल वक्त में भी मदद की। जैसे ही वो हाँ करने का अपना रीज़न एक्सप्लेन करता है, ग्रुप उसकी काइंडनेस से और भी इंप्रेस होता है। सिर्फ उसका टैलेंट ही अलग नहीं दिखता, उसकी ह्यूमिलिटी और सिंसियरिटी उसे और भी एडमायरेबल बनाती है। वो उसे किसी ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जिसका चार्म एफर्टलेस है, ऑलमोस्ट अनरियल, और वो कितना नेचुरली लाइकेबल है। यूकीशिरो बीच में बोलती है, उसे कहती है कि वो इनक्रेडिबल है, एक सच्चा हीरो, और इसमें कोई हैरानी नहीं कि सब उसे रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि वो भी खुद को उससे एडमायर करने से नहीं रोक सकती। वो कन्फेस करती है कि उसका दिन बहुत अच्छा था और मानती है कि जब उसने उसे दौड़ते हुए देखा तो उसने अनजाने में उसकी नज़रों का पीछा किया, जिसने उसके सीने में ऐसी घुटन पैदा की जो ऑलमोस्ट दर्द जैसी थी। इचिनोसे खुद को ख्यालों में खोया हुआ पाता है, उस अजीब सी फीलिंग को प्रोसेस करने की कोशिश करते हुए। उस पल उसे रियलाइज़ होता है कि वो उसे पूरी तरह नहीं समझता। दोनों एक कंफर्टेबल खामोशी में आ जाते हैं, बस म्यूजिक एंजॉय करते हैं और अपने क्लासमेट्स को गाते और मज़े करते हुए देखते हैं। जैसे ही वो इस लाइवली माहौल को महसूस करता है, वो सच में खुश फील करता है। थोड़ी देर बाद वो दिमाग शांत करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का फैसला करता है। बाहर वो अपनी क्लास की लड़कियों के एक ग्रुप को बातें करते हुए सुनता है। उनकी कॉन्वर्सेशन जल्द ही मीन स्पिरिटेड हो जाती है जैसे ही वो मिनागुची सैन के बारे में गॉसिप करना शुरू करती हैं। उनका टोन शार्प है, एनॉयंस से भरा हुआ। वो कंप्लेन करती हैं कि वो इचिनोसे के आसपास घूमना बंद नहीं करेंगी। उनमें से एक आगे बढ़ती है, एक क्रूअल कंपैरिजन करते हुए कहती है कि वो एक अटेंशन सीकिंग कुत्ते की तरह एक्ट करती है जो हीट में हो। एरिका अग्री करती है, मजाक उड़ाते हुए कि कैसे वो क्लियरली सोचती है कि वो उससे ज़्यादा पॉपुलर है जितनी वो असल में है, जबकि रियलिटी में ज़्यादातर लोग उसे अनॉइंग मानते हैं। वो सुनता है, उसका एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपनी ही क्लास के किसी इंसान के बारे में बात कर रही हैं। फिर उसे समझ आता है जैसे ही वो याद करता है कैसे यूकीशिरो ने उससे बात करना शुरू किया था, लेकिन वो अज्यूम करता है कि वो एक्चुअली उसके करीब आने की कोशिश नहीं कर रही है। इसी बीच लड़कियों का ग्रुप कंटिन्यू रखता है लड़कों की बुराई करना, उन्हें सुअर बुलाना। फिर भी वो कीक लगती हैं कि यूकीशिरो उनके द्वारा अडोर किया जाना। उनमें से एक ये भी कहती है कि सिर्फ 2D फिक्शनल आदमी ही एक्सेप्टेबल है, रियल लड़कों को और मेहनत करनी चाहिए। हमारा लड़का खास तौर पर क्लोज नहीं है यूकीशिरो के, लेकिन फिर भी उसे परेशानी होती है कि वो उसके पीठ पीछे बात कर रही हैं। वापस कैरियो के रूम में वो पाता है मिनागुची सैन को गाते हुए, जबकि बाकी का ग्रुप अपनी रात खत्म कर रहा है। कोई कमेंट करता है कि पूरी क्लास का एक साथ होना मज़ेदार था पहली बार के लिए, और फिर से करने का सजेस्ट करता है। लड़के फिर डिसाइड करते हैं कि अगली गैदरिंग सिर्फ उनके लिए होनी चाहिए, और हमारा लड़का अग्री करता है। जैसे ही इचिनोसे बाहर कदम रखता है, उसे एक अजीब सेंसेशन होती है जैसे उसने कोई शैडो हिलती हुई देखी। वो उसे टाल देता है, ये सोचकर कि ये बस उसकी इमेजिनेशन है या शायद कोई आवारा बिल्ली। चश्मे वाली लड़की पूछती है कि क्या वो उसके साथ घर के रास्ते पर थोड़ी दूर चल सकती है। बिना हिचकिचाहट के वो मान जाता है, कहते हुए कि वो मेक श्योर करेगा कि वो सेफली घर पहुंच जाए, क्योंकि पहले ही देर हो चुकी है। वो नहीं चाहता कि एक लड़की रात में अकेले चले। वो प्लेफुली सवाल करती है कि वो हमेशा ऐसी प्यारी बातें इतनी एफर्टलेसली क्यों कहता है। मजाक करती है कि उसका दिल इसे हैंडल नहीं कर सकता। उसका चेहरा हल्का लाल हो जाता है जैसे ही उनके क्लासमेट्स गुड बाय वेव करते हैं।
एक तरफ हनाबी इस सीन को देखती है, खुद से सोचते हुए कि सेनपाई उसका है। वो नहीं चाहती कि कोई और उसका चार्म डिस्कवर करे। अगर वो ऐसे एक्ट करता रहा तो वो हर लड़की का टारगेट बन जाएगा आसपास। हनाबी खुद ही स्मर्क करती है, डिसाइड करती है कि उसे कुछ वापस लेना होगा इन सब लड़कों से। उसकी सिनिस्टर हंसी सजेस्ट करती है कि वो पहले ही कुछ प्लान कर रही है उसके मज़े को ख़त्म करने के लिए। अगले दिन स्कूल में सब कुछ पहले नॉर्मल लगता है। स्टूडेंट्स एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, हमेशा की तरह बातें करते हैं, लेकिन अचानक एक अजीब खामोशी छा जाती है कमरे में। उनकी टीचर आगे आती है एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अनाउंस करते हुए कि क्लास को एक लेटर मिला है उन पर बुलिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए। वो निराश दिखती है, एक्सप्लेन करते हुए कि एक स्टूडेंट इतना स्ट्रगल कर रहा है कि वो अब स्कूल नहीं आना चाहता। इचिनो से सिर्फ युकीशिरो से बात करता है, जो उसके बगल में बैठती है, और क्लास के ज़्यादा पॉपुलर लड़कों से। वो मुश्किल से इंटरैक्ट करता है अपने ज़्यादातर क्लासमेट से, और यहाँ तक कि वो ज़्यादा जानता भी नहीं उस लड़की के बारे में। तभी वो एक खाली सीट नोटिस करता है। ये ज़रूर डेडॉय एरिका की होगी, जो कैरियो के हॉलवे में कंप्लेन कर रही थी। वो याद करता है कि उसके शब्द कितने हार्श थे उस रात। शायद जो उसने सहा है उसके हिसाब से उसका रिएक्शन समझ आता है। उस वक्त चीज़ों को उसके पर्सपेक्टिव से देखना मुश्किल था। टीचर पूछती है गिल्टी पार्टी को आगे आने के लिए, पर कोई नहीं बोलता। इचिनो से अज्यूम करता है कोई भी मानना नहीं चाहता। पूरी सिचुएशन ऐसी लगती है जैसे कोई मिस्ट्री सीन हो, और उनकी टीचर लगती है अभी ट्रेनिंग से निकली हो, शायद थोड़ी अनश्योर भी कि इसे कैसे हैंडल करे। क्लासरूम में खामोशी छाई रहती है, कोई भी पहल नहीं करना चाहता। टीचर कंटिन्यू करती है एक्सप्लेन करते हुए कि कुछ स्कूल्स में बुरे टीचर्स बस लेबल लगा देते हैं किसी को बुली के रूप में और बात खत्म करते हैं, लेकिन यहाँ चीज़ें ऐसे नहीं होती। हालांकि वो उन्हें वॉर्न करती हैं कि अगर बुलिंग सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हुई तो उनका मच एंटिसिपेटेड स्कूल ट्रिप शायद कैंसिल हो जाए। बेचैनी की एक लहर फैल जाती है पूरे कमरे में। कोई यकीन नहीं कर सकता कि ट्रिप जैसी बड़ी चीज़ दांव पर हो सकती है, पर अंत में कोई कन्फेस नहीं करता। 5 दिन बीत जाते हैं, फिर एक और लेटर आता है स्कूल में। इस बार टीचर उसे पढ़ती है, जोर से एक नाम रिवील करते हुए। वो वेट करती है एक्सपेक्ट करते हुए कि स्टूडेंट आगे आएगा। जब कोई नहीं आता, वो कहती है कि अगर वो कन्फेस नहीं करेंगे तो वो नाम रिवील कर देगी खुद ही। फिर वो युकीशिरो को बुलाती है और उसे स्टूडेंट गाइडेंस ऑफिस तक फॉलो करने को कहती है। टीचर उसे बताती है कि उसका नाम लेटर में है और एक्सप्लेन करती है कि उन्हें सिचुएशन डिस्कस करनी होगी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के साथ। इचिनो से उसके चेहरे पर उदासी नोटिस करता है, और वो भी उसके एक्सप्रेशन में डिसअपॉइंटमेंट पहचानती हुई लगती है। आंसू रोकते हुए वो क्लासरूम से बाहर जाती है और वो उसे दूर से देखता है। फिर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं और युकीशिरो को दूसरी लड़की को हैरेस करने के लिए ब्लेम किया जाता है। ये क्लास में एक हीटेड डिस्कशन छेड़ देता है कि क्या ये असल में वही थी। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो डेडॉय के क्लोज थी, जबकि बाकी क्लेम करते हैं कि उन्होंने उन्हें कभी साथ नहीं देखा। कई इंसिस्ट करते हैं कि वो हमेशा शांत रहती थीं, अपनी किताबों में खोई हुई, जबकि डेडॉय ओटाकू ग्रुप के साथ एनिमे के बारे में चैट करने में वक्त बिताती थी। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि दोनों के बीच कोई रियल कनेक्शन था। इचिनोसे का ट्रेनिंग पार्टनर पास आता है और पूछता है कि क्या वो कुछ जानता है कि क्या चल रहा है। वो मानता है कि पूरा मामला अजीब लगता है, ऑलमोस्ट जैसे एक क्लासिक स्कूल बुलिंग का केस हो। वो पॉइंट आउट करता है कि अगर टीचर ने इंटरफियर नहीं किया होता तो स्टूडेंट्स ने शायद नोटिस भी नहीं किया होता कि कुछ गलत था। फिर वो इस पॉसिबिलिटी पर विचार करता है कि शायद एक्यूजेशन सच हो सकते हैं, जो बाकियों को शॉक कर देता है, पर साथ ही उसे लेटर सस्पिशियस लगता है। ट्रैक क्लब का एथलीट सोचता है कि क्या ये एक झूठ हो सकता है, और वो मानता है कि उसे यकीन नहीं। जैसे वो सिचुएशन डिस्कस करते हैं, युकीशिरो क्लासरूम में एंटर करती है, साफ तौर पर अपसेट दिखते हुए। वो चुपचाप अपनी सीट लेती है, इचिनोसे की तरफ देखते हुए जो ख्यालों में खोया है। वो उसे एक नोट स्लिप करती है, इंसिस्ट करते हुए कि उसने किसी को हैरेस नहीं किया, और उससे उसका यकीन करने को कहती है। उनकी नज़रें मिलती हैं और वो उसे रीएश्योर करता है, उसे बताते हुए कि वो उस पर भरोसा करता है। युकीशिरो की आंखों में आंसू भर आते हैं, और ये देखकर कि वो कितनी हार्ट ब्रोकन है, वो इरादा पक्का कर लेता है। वो इसकी तह तक जाएगा। बाद में वो तीनों बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं, रियलाइज करते हुए कि सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। दिन की आखिरी क्लास के दौरान टीचर सबको इन्फॉर्म करती है कि युकीशिरो ने अपने खिलाफ सारे एक्यूजेशंस डिनाई किए हैं, ये दावा करते हुए कि उसने कुछ गलत नहीं किया। पर इसके बावजूद क्लासरूम में तनाव बना रहता है। टीचर फिर उन्हें याद दिलाती है कि स्कूल को एक लेटर भेजा गया था, स्पेसिफिकली युकीशिरो पर हैरेसमेंट का आरोप लगाते हुए। स्टूडेंट्स को एक कागज़ पर अपने विचार लिखने को कहा जाता है और उन्हें वार्न किया जाता है कि अगर इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो स्कूल ट्रिप कैंसिल हो जाएगी।
जैसे सब इसे प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, टीचर उन्हें इंस्ट्रक्ट करती है एक सल्यूशन ढूंढने के लिए मिलकर काम करने को। इचिनो से रियलाइज करता है कि चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। बदकिस्मती से वो टीचर पर भरोसा नहीं कर सकते इसे फिक्स करने के लिए। अगर उन्हें जवाब चाहिए तो उन्हें खुद पता लगाना होगा। हसुई बुदबुदाता है कि टीचर्स यूजलेस हैं और सिर्फ आरोप लगाने में अच्छे लगते हैं। युकिशिरो उन दोनों से माफ़ी मांगती है, पर हमारा लड़का उसे रीअश्योर करता है कि इसमें से कुछ भी उसकी गलती नहीं है। वो ऐड करता है कि अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से देखेंगे तो वो इसे सॉल्व कर सकते हैं। वो जानता है कि ये उसके लिए मुश्किल सिचुएशन है, पर इसीलिए उन्हें साथ रहने की ज़रूरत है। युकिशिरो उसका शुक्रिया अदा करती है। एमसी उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि वो जल्द से जल्द उसका दिल शांत करना चाहता है। एमसी कहता है कि उन्हें लेटर्स से शुरू करना चाहिए और युकिशिरो से पूछता है कि टीचर ने उसे क्या बताया। वो पूछता है कि वो लेटर्स किसने भेजे। वो कहती है कि वो खुद एरिका थी और इनफैक्ट दूसरा लेटर अपेरेंटली एक हाउस विजिट के दौरान दिया गया था। ये सुनकर चियाकी सोचता है और कहता है कि बेसिकली युकिशिरो इसीलिए बैड गाय है क्योंकि उसका नाम पेपर पर था, और क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी तो ये हमारे सोचने से आसान हो सकता है। एमसी सोचता है कि युकिशिरो पर बुलिंग का इल्जाम लगने का रीजन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, जिसने एरिका को ये यकीन दिला दिया कि युकिशिरो उसे बुली कर रही थी। पर जो भी हो, उसे बस एरिका से पूछना होगा। एमसी चियाकी और युकिशिरो की तरफ देखता है और कहता है कि हमें एरिका के घर चलना चाहिए, जो उन्हें सरप्राइज कर देता है। हम देखते हैं एमसी कहता है कि अभी के लिए उन्हें एरिका के घर जाने की कोशिश करनी चाहिए और उसका एड्रेस क्लास बुक में होना चाहिए। युकिशिरो अग्री करती है और हाँ में सर हिलाती है। वो एमसी को बुलाती है और कहती है कि वो जानती है उसने कहा था एरिका को परेशान मत करना, पर अब वो थोड़ी नर्वस हो रही है। वो सोचती है कि शायद बिना जाने उसने उसे हर्ट किया हो। युकिशिरो एक्सप्लेन करती है कि उन्होंने पहले कभी बात नहीं की, पर फिर भी चांसेस जीरो नहीं है, इसलिए अगर उसने कुछ किया है तो वो डायरेक्टली माफ़ी मांगना चाहती है। एमसी अपने पुराने वक्त के बारे में सोचता है जब वो बुली हुआ था, बावजूद इसके कि वो कभी बोला नहीं, और सवाल करता है कि क्या ऐसी सिचुएशन होगी जहां सामने वाली पार्टी रिटेलिएट करेगी, पर अभी उसके पास युकिशिरो के काइंड वर्ड्स को मना करने के लिए इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम चियाकी को अपने क्लब जाते हुए देखते हैं और एमसी सोचता है कि उन्हें अब एरिका से मिलना ही होगा। हम देखते हैं एरिका इंटरकॉम के थ्रू एमसी और युकिशिरो से कहती है कि प्लीज़ घर जाओ। वो कहती है उसने टीचर से सुना है कि युकिशिरो बुली नहीं है, पर वो रोज़ उसके द्वारा अब्यूज़ हुई है। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एरिका कहती है ये क्या है, तुम कितने इनोसेंट साउंड कर रहे हो। वो युकिशिरो को बोलती है कि बस एडमिट कर लो और अपने क्लासमेट्स के सामने माफ़ी मांगो, चिल्लाते हुए कि वो वरना उसे माफ़ नहीं करेगी, जो युकिशिरो को डरा देता है। एमसी सोचता है कि एरिका की रिक्वेस्ट अजीब है और सवाल करता है कि वो क्लासमेट्स के सामने माफ़ी की डिमांड क्यों करेगी जब एरिका खुद वहाँ नहीं होगी, और युकिशिरो किससे माफ़ी मांगे। आखिर एरिका चाहती क्या है। एमसी अचानक चौंकता है, ये सोचते हुए कि ये वैसा ही फील हो रहा है जैसा उसने कैरियोके में एक्सपीरियंस किया था। वो अचानक एक लड़की को भागते हुए देखता है। एमसी युकिशिरो को सॉरी बोलता है और उसे वहीं रुकने के लिए कहता है जब वो लड़की का पीछा करता है। एमसी फाइनली उस तक पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वो लड़की हनाबी है। वो हंसती है और कहती है तुमने मुझे पकड़ लिया। एमसी इससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर वो सवाल करती है कि क्या उसका जवाब देना ज़रूरी है। एमसी सोचता है कि क्या हनाबी एरिका बुलिंग केस में इन्वॉल्व है। वो सोचता है कि ऐसी जगह पर अचानक उससे मिलना अजीब है और हनाबी किसी और चीज़ से ज़्यादा अम्यूज लग रही है। हनाबी एमसी से पूछती है कि उसे क्या हो गया है जो वो इतनी डेस्परेटली उसका पीछा कर रहा है। हनाबी एमसी के करीब आती है और कहती है तुमने कहा था हम स्ट्रेंजर्स बनेंगे, पर एक्चुअली तुम मेरे बिना रहने का अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाए। तुम कितने होपलेस इंसान हो, पर क्योंकि मैं ओ सो काइंड हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी अगर तुम माफ़ी मांगो और मुझसे चिपक जाओ। एमसी सीधा उसे बोलता है नो थैंक्स, जो हनाबी को कंफ्यूज कर देता है। एमसी उससे पूछता है कि क्या वो उसकी क्लास में चल रहे करंट बुलिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व है, जिस पर वो हिचकिचाते हुए पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रही है। एमसी अचानक हनाबी को कॉर्नर करता है, जिससे वो ब्लश करने लगती है और उससे सवाल करती है। एमसी उसे कॉर्नर करता है और कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखता है और खुद से सवाल करता है कि वो ब्लश क्यों कर रही है और क्या ये इसलिए है क्योंकि वो भाग रही थी। वो सोचता है कि ये यहाँ मैटर नहीं करता और जो मैटर करता है, और हनाबी से कहता है कि ये मैं झूठ नहीं बोल सकती और मैं क्या सोच रही हूँ पता लगाना आसान है, ये एक्टिंग करना बंद करो। ये सुनकर हनाबी हंसती है और कहती है एमसी से यही उम्मीद थी और कि वो अकेला है जो उसे इतने अच्छी तरह समझता है। एमसी सोचता है कि वो उसके आसानी से समझ आने वाले हिंट से सरप्राइज नहीं है और एक्सप्लेन करता है कि जब से वो बच्ची थी वो अपने आसपास के एडल्ट से झूठ बोल रही है और उन्हें धोखा दे रही है, और वो उसे इस पूरे टाइम से देख रहा है, तो कोई चांस नहीं है कि वो उसकी हरकतों में फंसेगा। हम एक इंसिडेंट देखते हैं जहां हनाबी एक बिल्ली ढूंढने का क्रेडिट लेती है जो एमसी ने ढूंढी थी और वो रिवॉर्ड एंजॉय करती है,
प्रेजेंट में एमसी हनाबी से कहता है कि वो किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रही, जिस पर वो कहती है कि उसने इतनी आसानी से पता लगा लिया और भागना और पैनिक की एक्ट करना उसे लगा वो काफ़ी क्यूट दिख रही थी। एमसी उससे पूछता है कि इस बार उसने क्या किया और क्या वही है जिसने एरिका को ऑर्डर दिया कन्फेस करने के लिए कि वो बुली हो रही थी। हनाबी कहती है जैसे मैं उसे ऑर्डर दे सकती हूँ और कि उसने बस उसकी परेशानियों पर एडवाइस दी थी। क्लासमेट्स के बीच ज़बरदस्ती की सेंस ऑफ सॉलिडारिटी या वो हैप्पी लो की एटमॉस्फेयर उसे इरिटेट कर रहा था, तो हनाबी ने उसे बताया कि उसे खराब करने का एक तरीका है और कहती है कि एरिका वैसा ही कर रही है जैसा हनाबी ने कहा था। वो सवाल करती है कि क्या इसका असर एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, और सोचो वो स्कूल के बाहर भी इन्वॉल्व थी। हनाबी हंसती है और कहती है एरिका भी सेटिस्फाइड लग रही है, जिस पर एमसी पूछता है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। हनाबी जवाब देती है नहीं, और कि वो बस किसी ऐसे को ढूंढ रही थी जो उसकी क्लास को डिसरप्ट कर सके, और ये पूरी तरह से कोइंसिडेंस था कि उसे वो मिल गई। एमसी सोचता है कि हनाबी ने एरिका के दिल में मिले ओपनिंग का फ़ायदा उठाया और हनाबी से पूछता है कि वो एरिका से कैसे मिली। हनाबी जवाब देती है और कहती है कि अगर बात उसके क्लासमेट्स की है तो पहले ही उसने हर चीज़ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है और उसे यूज़फुल डेटा में कन्वर्ट कर लिया है, जो एमसी को कंफ्यूज करता है और वो खुद से सवाल करता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंस उसने कैरियोके के सामने फील की थी वो भी हनाबी थी। वो एमसी से पूछती है कि उसे पता है उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो जवाब देता है कि शायद वो बस उससे बदला लेना चाहती थी। हनाबी कहती है कि ये सच है कि वो रिबेलियस एमसी के कुछ हिस्सों से गुस्सा है जिसने सेल्फिशली एक्ट किया, पर ये कहने के बाद अगर वो सोच रहा है कि वो ये इसलिए कर रही है क्योंकि वो उससे रिवेंज लेना चाहती है तो वो वे ऑफ द मार्क है। वो कहती है कि वो जो कर रही है वो उन मक्खियों को हटा रही है जो उसके आसपास मंडरा रही हैं, और वो चाहती है कि वो और साफ तरीके से देखे। ये सुनने के बाद एमसी सोचता है कि वो पहले ही साफ देख सकता है और उसे उसकी हरकतों में साथ नहीं देना चाहिए। वो कहता है कि इस बार हनाबी की गलती है और पूछता है कि क्या वो स्कूल को ही एक्सप्लेन करने के लिए तैयार है, जिस पर हनाबी हंसती है और जवाब देती है कि एमसी ऑब्वियस चीज़ पूछ रहा है और वो अभी भी पहले जैसा क्लमजी है। एमसी सोचता है कि हनाबी खुद स्कूल को गवाही नहीं देगी और ये बेहतर है और अभी भी पॉसिबल है एरिका को मनाना। पहले प्लेस में मेन कल्प्रिट जिसने ये किया वो एरिका थी, और चाहे वो हनाबी से कितनी भी बात कर लें सिचुएशन चेंज नहीं होगी, तो वो हनाबी को कॉर्नर करना बंद करता है। वो पूछती है कि क्या वो जा रहा है और वो लोग साथ घर क्यों नहीं चलते, और कहती है कि वो भी उससे और बात करना चाहता था ना, और कि वो ऑनेस्ट नहीं हो रहा। एमसी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि इसे गलत मत समझना, पर रीज़न कि वो उसके पीछे भागा था इसलिए नहीं कि वो बात करना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बस अपनी क्लास की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था। ये सुनकर हनाबी पैनिक करती है और एमसी को वेट करने के लिए कहती है, ये बोलते हुए कि ये नहीं हो सकता है ना, और उसे लगा वो उससे बदला लेना चाहता था इस हद तक कि वो इतना गुस्सा था कि उसका दिमाग सिर्फ उसी से भरा हुआ था। एमसी सोचता है कि वो जानता है हनाबी ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे उससे अटेंशन चाहिए थी, पर वो उसे अपने सेल्फिश रीजंस के लिए युकिशिरो को हर्ट करने के लिए माफ नहीं कर सकता। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हनाबी को ब्लेम या क्रिटिसाइज कर सकता है। वो सोचता है कि अगर ऐसा है तो किस तरह का रिस्पॉन्स सबसे इफेक्टिव होगा। वो बस वहां से चला जाता है और उसे बोलता है कि उसे नए दोस्त बनाने चाहिए, दुश्मन नहीं, जैसा वो करता आ रहा है। हनाबी गुस्सा होती है और एमसी पर चिल्लाती है कि वो कभी वैसे नहीं होंगे जैसे वो पास्ट में थे, कभी नहीं, जिसे एमसी बस इग्नोर करके चला जाता है। हम हनाबी को रोते हुए देखते हैं और एमसी सोचता है कि उन आंसुओं के अनलाइक जो युकिशिरो ने बहाए थे, हनाबी के आंसू उसके दिल को कभी नहीं हिला पाएंगे, और उसके आंसू भी शायद उसके प्लान्स का ही पार्ट थे। एमसी एक्सप्लेन करता है कि हनाबी से बात खत्म करने के बाद वो वापस युकिशिरो के पास गया और जल्द ही रियलाइज किया कि वही सब कुछ का कारण है। वो युकिशिरो को बताता है कि उसका किसी के साथ झगड़ा यानी कि फॉलिंग आउट हुआ था कुछ वक्त पहले, और उसने उनसे टाइज कट कर लिए थे। उसके रेट्रिब्यूशन यानी कि बदले में उसने अपने आसपास वालों को दर्द दिया है। वो झुकता है और युकिशिरो को बोलता है कि वो सॉरी है। युकिशिरो एमसी के हाथ पकड़ लेती है और उसे अपना सर उठाने को कहती है, ये कहते हुए कि वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। युकिशिरो फिर एमसी से पूछती है कि क्या उसका पीछा वही इंसान कर रहा था जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ था। वो कंफर्म करता है कि हाँ वही थी, और ऐड करता है कि ऐसा लगता है वो उन्हें चेक कर रही है। उसने ये भी सुना कि वही है जिसने एरिका से झूठ बुलवाया। एमसी युकिशिरो को बताता है कि वो एरिका का मामला खुद डील करेगा, और पूछता है कि क्या वो उसे ये करने के लिए एक दिन दे सकती है। ये सुनकर युकिशिरो चिंतित हो जाती है और वो एमसी से पूछती है कि वो क्या प्लान कर रहा है। वो हेल्प ऑफर करती है, पर एमसी उसे रोक देता है और कहता है कि ये उस पर छोड़ दे। एमसी एक्सप्लेन करता है कि जब वो हनाबी से बात कर रहा था तो वो इस इंसिडेंट को सॉल्व करने के तरीके सोच रहा था, हालांकि उसे शायद अंडरहैंडेड यानी गलत या छुपा मेथड्स यूज करने पड़ सकते हैं, और वो युकिशिरो को इसमें इन्वॉल्व नहीं होने दे सकता। वो फिर से माफी मांगता है, ये कहते हुए कि वो शायद इस बारे में अनईजी फील करे, पर वो डेफिनेटली इसके बारे में कुछ करेगा। युकिशिरो उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि वो ठीक है। फिर वो पूछती है कि जिस इंसान से उसका झगड़ा हुआ था क्या वो ठीक है, जो एमसी को सरप्राइज करता है।
एमसी सोचता है कि उसे अभी डिटेल में एक्सप्लेन करना बाकी है उस साइकोलॉजिकल अब्यूज़ के बारे में जो उसके और हनाबी के बीच था। अगर वो अभी इस बारे में बात करता है तो ये इस फैक्ट को एम्फेसाइज करेगा कि वो हनाबी का विक्टिम है, जो इस फैक्ट को इम्यूटेबल बना देगा। ये सच है कि वो उसका विक्टिम है, पर युकिशिरो को इस बारे में बताना गलत होगा जब वो खुद वर्स्ट सिचुएशन में है। उसे यकीन है कि काइंड युकिशिरो उसके साथ सिंपैथाइज करेगी, ये कहते हुए कि ये उसकी गलती नहीं है। एमसी अगर पॉसिबल हो तो उससे अवॉइड करना चाहेगा। हालांकि क्योंकि युकिशिरो इस बैड सिचुएशन में है हनाबी की वजह से, उसे जानने का हक है कि ऐसा कुछ क्यों हुआ। एमसी सोचता है कि एक बार ये रिजॉल्व हो जाए तो वो युकिशिरो से उसके और हनाबी के बीच की सिचुएशन के बारे में बात करेगा, तो वो चुपचाप अपना इरादा पक्का कर लेता है। अगले दिन स्कूल के बाद एमसी मारी को सरप्राइज कर देता है और कहता है कि वो उससे एरिका के बारे में कुछ चीज़ें पूछना चाहता है, जो मारी को कॉशियस बना देता है। एमसी एक्सप्लेन करता है कि मारी वो दूसरी पर्सन थी जो कैरियोके में एरिका के साथ गॉसिप कर रही थी। उसके थ्रू वो एरिका का सोशल मीडिया अकाउंट पाने की उम्मीद कर रहा है। वो मिराई से पूछता है कि क्या एरिका सोशल मीडिया यूज़ करती है और क्या वो उसे उसका अकाउंट बता सकती है। मिराई कहती है कि कोई रास्ता नहीं है कि वो बताएगी, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। एमसी रिप्लाई करता है कि वो जानता है ये रूल्स के खिलाफ है, पर उसे एरिका से कांटेक्ट करना है चाहे कुछ भी हो, और प्रॉमिस करता है कि वो नहीं बताएगा कि इन्फॉर्मेशन किसने दी। मिराई हेजिटेंट साउंड करती है, पर एमसी उससे पूछता है कि क्या वो गवाही देना चाहेगी, जो उसे डरा देता है। एमसी फिर उससे पूछता है क्योंकि वो एरिका के साथ रही है, तो क्या वो जानती है कि एरिका का युकिशिरो द्वारा बुली किए जाने का क्लेम एक झूठ है। वो झुकता है और कहता है कि युकिशिरो इस इंसिडेंट से डीपली हर्ट है और मिराई से हेल्प मांगता है। मिराई मुंह क्लियर लेती है और कहती है कि वो सॉरी है, पर यह इम्पॉसिबल है। वो सवाल करती है कि उसे क्यों परवाह होनी चाहिए अगर युकिशिरो मुसीबत में है, ये कहते हुए कि उसे उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो उससे इन्वॉल्व नहीं करती। वो असर्ट करती है कि पहली बात तो ये एरिका की प्रॉब्लम है और उसके पास इंटरफेयर करने का कोई रीज़न नहीं है। एमसी पूछता है कि क्या वो एरिका की फ्रेंड नहीं है। मिराई रिप्लाई करती है कि वो फ्रेंड्स नहीं हैं बल्कि गीक मेट्स हैं, और जबकि इंटरप्रिकेशन की जगह है, वो उसे कवर करने के लिए इतना दूर जाने को विलिंग नहीं है क्योंकि वो अनॉयड है। एमसी सोचता है कि सर्टेनली मिराई के बिहेवियर से कोई नहीं सोचेगा कि वो दोस्त हैं, पर सिचुएशन के हिसाब से मरी शायद उसकी डिमांड्स एक्सेप्ट कर ले। एमसी पूछता है कि क्या उसके मन में एरिका के लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है और क्या वो किसी तरह हेल्प कर सकती है। मरी उसे कहती है कि उसे गलत मत समझना और वो ये एरिका के लिए नहीं कर रही, पर इसमें उसके लिए लॉस के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए वो नहीं बताएगी। ये सुनकर एमसी पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो कोऑपरेट नहीं करेगी भले ही वो पूछे। एमसी सोचता है कि अब कोई चारा नहीं है, और अगर बात यहाँ तक आ गई है तो उसे अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करना पड़ेगा जो उसने लास्ट रिजॉर्ट सिचुएशंस के लिए बचा रखा था। वो उसे कहता है कि वो समझता है वो हेल्प नहीं करेगी भले ही वो पूछे, और एक एक्सचेंज प्रपोज करता है। वो मराई से पूछता है कि क्या वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बाद कैरियोके में थी, अकेले एरिका के साथ हॉलवेज में टॉयलेट्स के पास। ये सुनकर मरी डर जाती है और एमसी से पूछती है कि उसे ये कैसे पता। चैप्टर 16। हम एरिका मिराई को डरा हुआ देखते हैं और एमसी से पूछती है उसे ये कैसे पता, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि वो बस सुनने लायक दूरी पर था और फिर उसने उन दोनों को उनके क्लासमेट्स की बुराई करते हुए सुना, नाम लेकर। वो सोचता है कि क्या होगा अगर उसने सबको इस बारे में बता दिया, जो मिराई को और भी डरा देता है। एमसी कंटिन्यू करता है और कहता है कि जिन लोगों के बारे में वो कस कर रही थी क्लास के की मेंबर्स हैं। अगर वो ऐसे लोगों से भिड़ती है तो लाइकली उसका आने वाला साल बहुत डिफिकल्ट होगा। एमसी सोचता है कि उसे भी श्योर नहीं है कि दूसरी साइड कैसा एटीट्यूड दिखाएगी, पर अगर चांद से वो बुली नहीं हुई तो उसे शन कर दिया जाएगा। मिराई एमसी से पूछती है डरते हुए कि क्या उसके पास प्रूफ है, जिस पर एमसी कहता है कि उसके पास नहीं है। मिराई कहती है कि भले ही वो उसके बेसलेस एक्यूजेशंस को डिनाई करे, कोई उस पर यकीन नहीं करेगा, जिस पर वो सवाल करता है। मिराई एमसी से पूछती है उसका क्या मतलब है। एमसी कहता है कि युकिशिरो ने कभी किसी को बुली नहीं किया और उसने खुद डिनाई किया था, और क्लास एटमॉस्फेयर का क्या। अचानक सब स्केप्टिकल हो गए और यहाँ तक कि मिराई खुद युकिशिरो को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रही है। एक बार र्यूमर शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है और किसी को परवाह नहीं होती कि सच कहाँ है, जो मिराई को और डरा देता है क्योंकि वो सेम सिचुएशन में फंस सकती है। एमसी कंटिन्यू करता है और कहता है कि जब तक कंसिडरेबल एविडेंस के साथ रिबटल ना हो, ये बस इन्वॉल्व्ड पार्टीज को हार्म करता है। मरी एमसी से पूछती है कि अगर वो एरिका का सोशल मीडिया अकाउंट दे दे तो वो किसी को नहीं बताएगा कि वो लोग क्या कर रहे थे। उसे परवाह नहीं अगर वो रिवील कर दे कि एरिका दूसरों की बुराई कर रही थी, पर वो पक्का और डेफिनेटली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। मरी डर से कांपते हुए कहती है कि अगर वो दूसरों की बुराई करते हुए पकड़ी गई तो वो क्लासरूम में अपनी जगह खो देगी और अभी भी वो ग्लूमी गर्ल मानी जाती है। एमसी उसे कहता है कि वो समझता है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो किसी को नहीं बताएगा कि उसने कैरियोके में क्या सुना।
एमसी सोचता है कि उसे नहीं लगता किसी के बारे में गॉसिप करना अच्छा आइडिया है और मरी से पूछता है कि क्या वो मिनीगुची और बाकियों से जलती थी। वो कहता है कि सच ये है कि उसके लिए भी सेम है, क्योंकि वो सोचता है कि वो सालों से लोनर रहा है और मिराई से सवाल करता है कि इहारा, मिनीगुची और बाकी पॉपुलर बच्चे इतना फन करते हुए दिखते हैं कि वो उन्हें एडमायर किए बिना नहीं रह सकती, है ना। हम एमसी को एक्सप्लेन करते हुए देखते हैं कि मरी की जेलसी क्लास के पॉपुलर बच्चों से बढ़ी थी और कि वो समझ सकता है मरी ने वैसा क्यों फील किया। हम मरी को एमसी को एक नई रोशनी में देखते हुए देखते हैं और खुद से विस्पर करती है कि ये अमेजिंग है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि 3D में ऐसे लोग हैं जो इतने कूल, काइंड और केयरिंग है और कि मिरेकल्स एग्जिस्ट करते हैं। एमसी कंफ्यूज्ड है। एमसी सोचता है कि मरी इतनी तेज बोल रही है कि वो कीप अप नहीं कर पा रहा और उसे बुलाता है। मरी इमीडिएटली कहती है कि उसने अपना मन बदल लिया है और आज से वो सीक्रेटली इंचार्ज होगी और भाग जाती है ब्लश करते हुए, गिगल करते हुए, जो एमसी को कंफ्यूज करता है। हम एमसी को एक्सप्लेन करते हुए देखते हैं कि रात में उसने प्लान का सेकंड फेज शुरू किया और अब से उसे हनाबी बनने का नाटक करना होगा। फिर वो एरिका के अकाउंट को कांटेक्ट करेगा जो मराई ने उसे बताया था। एमसी कहता है कि क्योंकि उसने इंटरकॉम पर एरिका की आवाज़ सुनी थी, वो जानता है कि वो सुनने को तैयार नहीं है, पर अगर उसे कांटेक्ट करने वाला इंसान हनाबी है जो इन सब के पीछे है, तो वो हंगामा नहीं करेगी। अगर वो सक्सेसफुली एरिका को अपनी बात सुनने पर मजबूर कर सके तो वहां से उसे बस उससे कंक्लूसिव एविडेंस क्रिएट करवाना है कि उसने बुली होने के बारे में झूठ बोला। प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उसे हनाबी को इतने अच्छे से इंपर्सनेट करना होगा कि एरिका शक ना कर सके। एमसी सोचता है कि वो हनाबी के साथ कई सालों से रहा है और वो कॉन्फिडेंट है कि वो उसे इंपर्सनेट कर सकता है, पर उसे नहीं पता कि हनाबी एरिका के साथ सोशल मीडिया पर टच में है या नहीं। वो सोचता है कि अगर वो टच में है तो बिना किसी शक के वो ऑनलाइन होगा। हनाबी ऐसी टाइप की है जो लाइन के अलावा सारे ऐप्स लॉक करती है और उसने अपना अकाउंट उसके अलावा किसी को नहीं दिया। वो अकेला है जो उसका ट्विस्टेड नेचर जानता है और वो एमसी को अपना सेकंड अकाउंट भी नहीं दिखाएगी जहां वो अपनी ट्विस्टेड फीलिंग्स जितना चाहे उगलती है। वो उसका फायदा उठाना चाहेगा, पर खैर वो लाइन के अलावा दूसरे ऐप के बारे में सोचता है जो वो हनाबी को इंपर्सनेट करने के लिए यूज कर सकता है एरिका से टच में आने के लिए। फिर वो स्काइप डाउनलोड करता है और हनाबी के नाम से नया अकाउंट बनाता है और एरिका के अकाउंट को फॉलो करता है जो मराई ने उसे बताया था। ऐसा करने के बाद एमसी अपने फोन को देखता है और वेट करता है। अचानक उसे नोटिफिकेशन मिलता है। एमसी सोचता है कि अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और फोन चेक करता है। हम एरिका से एक मैसेज देखते हैं जो सरप्राइज हो रही है कि हनाबी भी स्काइप यूज करती है और फॉलो के लिए थैंक्स बोलती है, ये कहते हुए कि आज युकिशिरो और बाकी लोग उसके घर आए थे, और वो हंसती है। ये देखकर एमसी सोचता है कि उसने चारा निगल लिया। हम देखते हैं एमसी सोचता है कि ये आसान था और ऐसा लगता है कि उसने बेट ले ली और अब बस उसे हनाबी बनने का नाटक करके कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू करनी है। एमसी एक्सप्लेन करता है कि उसने सेम यूज़र नेम यूज़ किया जो वो अपने लाइन प्रोफाइल पर यूज़ करती है और उसे नहीं लगता कि एरिका नोटिस करेगी, और वो जानता है कि हनाबी कैसे लिखती है और वो कोई इमोजीज यूज़ नहीं करती, और इस इन्फॉर्मेशन के साथ वो हनाबी को बिना किसी मेजर इशू के इम्पर्सनेट कर सकता है। अब हम एमसी को हनाबी बनने का नाटक करते हुए देखते हैं और एरिका को टेक्स्ट करते हुए, फॉलो बैक के लिए थैंक्स और युकिशिरो और बाकियों के बारे में मुझे कुछ बात करनी है। एरिका तुरंत रिप्लाई करती है और ईगरली पूछती है कि क्या बात है। एमसी उसे टेक्स्ट करता है और पूछता है कि जब युकिशिरो आई थी तो उसके साथ कोई था ना, जिस पर वो कहती है कि वो एक लड़के को अपने साथ लाई थी और कहती है कि ये यकीन करना मुश्किल है ना, और पूछती है उसे कैसे पता। एमसी टेक्स्ट करता है कि जो इंसान उसके साथ था वो एमसी था, एक चाइल्डहुड फ्रेंड। एमसी कंटिन्यू करता है और टेक्स्ट करता है कि कोइंसिडेंटली वो एक दूसरे से टकरा गए थे जब उसने उन्हें बाहर निकाल दिया और उसने सवालों की बौछार कर दी और एडवाइस मांगी। एरिका पूछती है कि क्या वो उसके घर के पास थी, जिस पर एमसी कहता है हाँ, और कि युकिशिरो ने कहा कि उसने किसी को बुली नहीं किया और कि सिचुएशन सेंस नहीं बनाती, और उसने उसे कहा क्या पता तुमने अनजाने में उसे ऑफेंड किया हो, या मुझे लगता है तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, और कि युकिशिरो ने डिसाइड किया है कि वो कल सबके सामने माफ़ी मांगेगी। ये सुनकर एरिका खुश हो जाती है और हंसती है और कहती है कि वो इस पर यकीन नहीं कर सकती। वो टेक्स्ट करती है कि युकिशिरो को प्रॉब्लम है क्योंकि वो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही है जो उसने किया ही नहीं, और सवाल करती है कि वो एक बोरिंग लड़की से कैसे बुली हो सकती है जो पूरा दिन अकेले बुक्स पढ़ती है, और अगर कोई बुली है तो वो हनाबी है। एरिका कंटिन्यू करती है और पूछती है कि भले ही युकिशिरो माफ़ी मांगे, जो उसने किया वो नाकाबिले माफ़ी यानी अनफॉरगिवेबल है ना, और हंसती है और कहती है कि वो देखने के लिए वेट नहीं कर सकती कि आगे क्या होगा। एमसी रिप्लाई करता है और एरिका से पूछता है कि क्या उसे याद है कि उसे आगे क्या करना है, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि ऑफकोर्स वो जानती है और कि वो स्कूल में कटी हुई कलाइयों की फ़ोटो भेजेगी और फिर वो स्कूल कमेटी को धमकाने के लिए दिखाएगी और वो ट्रिप कैंसिल कर देंगे। ये सुनकर एमसी शॉक हो जाता है।
एरिका कंटिन्यू करती है और कहती है कि उसे ट्रिप बर्बाद करने में इतना मज़ा आ रहा है और बस उस ग्रुप को शो ऑफ करते हुए न देखना ही वर्थ है। एमसी खुद से सोचता है कि ये इनक्रेडिबल है कैसे कुछ लोग अपनी सुविधा के लिए दूसरों को इन्वॉल्व करके एंजॉय करते हैं, और ऊपर से वो इस सिचुएशन के बारे में खुश हैं जो कि क्रेजी है। एमसी उसे टेक्स्ट करता है और पूछता है कि क्या वो कल स्कूल जा रही है, जिस पर वो पूछती है क्या उसे स्किप करते नहीं रहना था। एमसी पूछता है क्या एरिका युकिशिरो को माफ़ी मांगते हुए नहीं देखना चाहती और कि ये पक्का मज़ेदार होगा। ये सुनकर एरिका खुश होती है और एग्री करती है। एमसी कंटिन्यू करता है और उसे कहता है कि जब वो वहाँ हो तो ये कहना न भूले कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, और एक सीन क्रिएट करे क्योंकि चीज़ें उस तरह जल्दी होंगी। एरिका एग्री करती है और कहती है कि वो कल वहाँ होगी। इसके साथ एमसी का काम हो गया। अगले दिन हम एमसी और युकिशिरो को स्कूल में देखते हैं। एमसी युकिशिरो से पूछता है कि क्या उसके पास एक सेकंड है। हम एमसी और युकिशिरो को बालकनी पर देखते हैं। जैसे ही एमसी युकिशिरो को बताता है कि एरिका आज स्कूल आ रही है, युकिशिरो उससे पूछती है कि क्या वो उसे कन्विंस कर पाया, जिस पर वो कहता है कन्विंस से ज़्यादा ट्रिक किया। वो कहता है कि उसे लगता है सब कुछ जल्द ही रिजॉल्व हो जाएगा। एमसी सोचता है कि कंट्रोवर्शियल मेथड्स यूज़ करने के बावजूद उसे कोई पछतावा नहीं है और कि वो इस सिचुएशन को जल्द ख़त्म करना चाहता है। वो युकिशिरो को बताता है कि उसने ऐसा सेटअप किया है कि एरिका सच बोलने पर मजबूर हो जाएगी, पर उससे पहले उसने युकिशिरो के बारे में कुछ बुरी बातें कहीं। एमसी सोचता है कि ये युकिशिरो को हर्ट कर सकता है। युकिशिरो एमसी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि भले ही वो उसके बारे में बुरा बोले, वो ठीक रहेगी। और ये सच है कि टीचर द्वारा अक्यूज़ किया जाना पेनफुल था और क्लास में रूमर्स का टारगेट बनना भी, पर एमसी और चियाकी उसके साइड में खड़े रहे और एमसी ने उस पर भरोसा किया और ये उसके लिए काफ़ी है। जब तक एमसी उसे हेट नहीं करता, उसे परवाह नहीं कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, जो एमसी को ब्लश करा देता है।